CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। आज मुंबई से मेरे साथ है वीरू और मैं हूं हर्षिता सावंत और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी और खास तौर से आखिरी 1.5 घंटा कैसा बीतता है उस पर नजरें होंगी। फिलहाल मार्केट शुरुआत थोड़ी सी नरमी दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी खासी रिकवरी बनती दिखाई दी है। निफ्टी आप ध्यान दें तो 100 पॉइंट ऊपर 18,368 के लेवल्स देखने को मिले हैं। इनफैक्ट डे हाई पर आप कह सकते हैं इंडेक्स आ चुका है। निफ्टी बैंक की चाल भी मजबूत होती हुई यहाँ पर भी 43,417 आज का डे हाई था, उसकी तरफ बढ़ा है 43,328 तक के लेवल्स। एक अच्छी चीज है कि दोपहर बाद ठीक 11 बजे बाद मिड कैप इंडेक्स ने भी इस रैली में भाग लेना शुरू किया। तो मिड कैप इंडेक्स इस समय आपके सामने आता हुआ करीब 88 अंकों का इजाफा देखने को मिला है। ऑटो काउंटर्स, FMCG स्टॉक्स यहीं पर सबसे ज्यादा तेजी आज के दिन बनती दिखाई दी और उसके बाद हमने देखा है कुछ चुनिंदा आपके फार्मा कंपनियां हैं, कुछ आपकी दूसरे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी बनती हुई। लेकिन अगर थीम बनी है वो लार्जली FMCG और फार्मा की तेजी की वजह से बनी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो, गिरने वाले शेयरों की संख्या इस समय कम है बढ़ने वालों की तुलना में, तो फिलहाल मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। बस IT है जिसने मार्केट को थोड़ा सा निराश किया है, वरना ओवरऑल मार्केट की चाल मजबूती की, एक पुल बैक की। आफ्टरनून वीरू, तो पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद मार्केट का संभलना अच्छा ही संकेत है। देखिए, संकेत अच्छा है, बट वी आर स्टिल इन ट्रबल्स। जिसे कहते हैं ना, वो क्रिटिकल एवरेजेस जिसको हमने पिछले हफ्ते वॉलेट किया था प्रेशर के साथ, वो अभी तक हमने रीगेन नहीं किए हैं। ठीक है, देखिए हर्षिता, क्लियर कट मेरी अप्रोच थी मॉर्निंग में कि टिल द टाइम हम अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को, जरा प्लीज वो रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइए, उसी से फिर आगे की अप्रोच को तय करेंगे। हर्षिता, 18,381,453 पहला है 18,400 का कॉल राइटर और दूसरा 453 जो है वो जो घट के अब करीब 444 पे है। दैट इज एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब तक इस ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी रीगेन नहीं करता तब तक लॉन्ग का थॉट्स नहीं है, याद रखिएगा। वी नीड टू क्रॉस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और दूसरा याद रखिएगा, लॉन्ग का थॉट तब था अगर हमें निफ्टी का बेस 2 मिल जाए। बेस 2 क्या था? इट्स 18,155, 18,084। हर्षा, दो सर्कमस्टेंसेस में, या तो 453 के ऊपर आप 20 डे के ऊपर निकल जाएं, या आपका निफ्टी आपको मिले 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बेस 2 पर आता है, या फिर आपका जो पुट राइटर्स का जोन है 18,000, 18,100। मैं आपको एक बार फिर से सुबह के पिरामिड्स दिखाना चाहूंगा। राइटर साहब, वो प्लीज पिरामिड्स लेके आइएगा मॉर्निंग के, क्योंकि बाजार अभी भी उस ट्रेजेक्ट्री में नहीं गया है, उस ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस नहीं किया है। ये देखिए हर्षिता, ये 2 वाइल्ड ब्लू कैंडल्स, ये है कॉल राइटर्स, 2 लाइट ब्लू कैंडल्स, ये है पुट राइटर्स। तो जब तक आप इस क्लस्टर के ऊपर नहीं आएंगे, सबसे बड़ा है 18,400 का कॉल राइटर, ये अभी भी एग्जिट नहीं कर रहा है। तो हर्षिता, अभी तक लॉन्ग का थॉट मेरा नहीं है। इस वक्त का डेटा क्या कहता है? लेट्स ब्रिंग 6 कॉल्स लेके आइएगा, कॉल्स और पुट्स। याद रखिएगा 12 बजे भी मैंने एग्जैक्टली यही कहा था, इट्स ए सेल एंड सेल ऑन राइज टिल वी डोंट क्रॉस 383 और 453, और उसके बाद भी सिंक हुआ निफ्टी 320 पे आया। इस वक्त आप देखिए 18,400 पे 92 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई, और नीचे 18,300 की पुट में करीब 73 लाख की पुट एडिशन, जो कि इंडिकेट करता है कि स्टिल हर्षिता हम इस रेंज पे हैं। तो मेरी अप्रोच में निफ्टी पे कोई बदलाव नहीं है टिल द टाइम हम 453 ऑन द हायर साइड हर्षिता जब तक क्रॉस नहीं कर लेते 20 डे आगे। मैं बताऊं हर्षिता, टेक्निकली आपने बहुत अच्छा पीरियड एंजॉय किया, आपने अच्छी स्ट्रेंथ देखी 30 नवंबर 1 दिसंबर तक। ये जो प्राइस जोन है अबव 50 और बिलो 20, ये मुश्किल होती है, ये आपके पेशेंस का टेस्ट करती है, हिस्टोरिकली हमेशा करती है। अगर आपने पेशेंस लूज करे तो पैसा लूज करेंगे। तो अगर फ्यूचर्स में 453 निकल जाए तब थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा या नहीं? स्पॉट में इंपॉर्टेंट है। स्पॉट में आपका 20 डे वही लाइज होता है, वही आता है। अच्छा, आप देखिए हर्षिता, बैंक निफ्टी को देखिए। सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी। आप जरा बैंक निफ्टी के पिरामिड्स लेके आएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार, और सुबह ये प्लीज पिरामिड्स को देखिएगा हर्षिता आप एक बार। और यही क्रक्स है, ये है 43,500 का कॉल राइटर और 44,000 का कॉल राइटर। ये देखिए, ये जो सेकेंड लास्ट ब्लू वाइल्ड कैंडल है, ये है 43,500 का कॉल राइटर। क्योंकि बैंक निफ्टी अभी याद रखिएगा 20 डेमा के ऊपर है, और इसका जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, याद रखिए वो आता है करीब 43,468 पे। इसलिए कह रहा हूं, जब तक 43,500 की ट्रेजेक्ट्री डिसाइसिवली पार नहीं होती, थोड़ा अवॉइड कीजिए लॉन्ग्स को। लॉन्ग्स के लिए अच्छा ट्रेड होगा अबव 43,500, या फिर निफ्टी बैंक हमें सुबह की तरह 43
1000 के आसपास मिले, 43,100 के आसपास मिले। वहां पे क्या खड़ा है? वहां पे है आपका पुट राइटर। प्लीज इस वक्त की 6 कॉल्स और 6 पुट्स लेके आइए। जिस क्लस्टर में हम ट्रेड कर रहे हैं, याद रखिएगा बैंक निफ्टी, जिस तरीके से निफ्टी 20 के नीचे 50 के ऊपर है, वैसे ही बैंक निफ्टी आपका 10 के नीचे है और 20 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये इस वक्त की अगर आप देखिए 6 हर्षदा, आपकी स्क्रीन पे देखिएगा, सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाइड 43,500 की कॉल का है, अभी भी 42 लाख का। तो जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर पाएंगे, कन्विक्शन नहीं मिलेगा लॉन्ग करने का, तो बेटर टू फोकस ऑन 43,000, जहां पे 33 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, उसके आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। बट अभी टिल द टाइम हम इस जोन को पार नहीं कर रहे 43,500 को, इट्स अ सेल ऑन राइज। हर्षदा, तो सेल ऑन राइज क्लियरली इंडेक्स यानी कि निफ्टी बैंक में, लेकिन निफ्टी में इंतजार रहेगा 18,453 का। अगर उसके पास थोड़ा सा आ जाता है, उसके पार निकलता है, तो शायद हौसला आएगा तेजी की पोजीशंस फिर लेने का। फिलहाल तो निफ्टी एकदम नो ट्रेड जोन में आता हुआ, लेकिन हाँ ट्रेड तो हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिकली भरपूर ट्रेड हुआ है आज, और वो काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आज देखिए, क्योंकि मार्केट ने आज फिर एक पुल बैक दिखाया है, आपको तेजी वाले काउंटर्स पहले दिखाएंगे। आज ऑटो का एक अच्छा कमबैक देखने को मिला है। फ्राइडे के सत्र में मुझे याद है अच्छी खासी शॉर्ट की पोजीशंस लोगों ने कैरी की थी, जो आज कवर हुई हैं। आयशा मोटर्स 3% ऊपर, तो M&M में करीब 2% तक का इजाफा। आज इंडिया मार्ट ने एक बहुत सरप्राइज बड़ा मूव दिखाया है, 3.5% तक की तेजी और अच्छे खासे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ दरअसल ये तेजी बनती दिखाई दी है। UTI AMC की डील हो सकती है टाटा म्यूचुअल फंड के साथ, लेकिन आज HDFC AMC में जान आती हुई दिखाई दी है। 2 से 2.5% तक का इजाफा यहां पर बनता हुआ दिखाई दिया। लेकर आते हैं वो कुछ मंदी वाले शेयर। टेक्नोलॉजी कंपनियों पर मुनाफा वसूली का भार हावी है। एक्सेंचर ने गाइडेंस बढ़ाया नहीं है। कंपनी कह रही है कि क्लाइंट स्पेंड और ओवरऑल डिसीजन मेकिंग में मॉडरेशन आता हुआ दिखाई दिया है, और वो दरअसल पूरे सेंटिमेंट पर अपना मूड बिगाड़ रहा है। इन्फोसिस अब करीब 0.75% तक का दबाव दिखाता हुआ, इनफैक्ट यहाँ पर 1% तक की गिरावट देखने को मिली, उससे ज्यादा भी। इंडसइंड बैंक आज लड़खड़ाया है। चंबल फर्टिलाइजर में 3% की गिरावट, तो पिरामिड एंटरप्राइजेस में भी हम देख रहे हैं करीब 2 से 2.5% तक का नुकसान देखने को मिला। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है। आपके लिए मिड कैप इंडेक्स एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि वहां पर करीब 100 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा अब, और निफ्टी बैंक भी 112 पॉइंट की बढ़त पर। इसीलिए वो मार्केट ब्रेथ जो है वो लगातार बेहतर ही दिखाई दे रहा है, और अच्छा खासा गैप बना हुआ है तेजी और मंदी के शेयरों के बीच। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछेंगे कि आज इस मार्केट को कैसे अप्रोच करें, उनके क्या ट्रेड्स हैं। शरद अवस्थी से जानेंगे एक फंडामेंटल नजरिया। टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारा पूरा पैनल तैयार है। प्रकाश गाबा, विकास सालुंखे, नीलेश जैन, रुचित जैन और मानस जायसवाल। इसके अलावा हम बात करने वाले चीनी शेयरों पर। बीते हफ्ते भी इस पर फोकस था, आज फिर रेडार पर आ रहा है ये पूरा पॉकेट। और 2:20 पर श्रीलंका शुगर के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से डिटेल में करेंगे बातचीत। तब 2:30 पर हमारा खास सेगमेंट क्या चल रहा है लेकर आएंगे। 2:40 पर आज 4 का चौका में सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल देंगे। एफनो का सुपरस्टार लेंगे प्रकाश काबा से। चार्ट का चमत्कार नीलेश जैन के जिम्मे है, तो शरद अवस्थी बताएंगे मिड कैप का फंडा ट्रेड। 3 बजे यतिन को भी जोड़ेंगे कार्यक्रम में डीलिंग रूम चेक के लिए। और ऑफ कोर्स 2:50 पर 2023 के आउटलुक पर हमारा साथ देंगे IIFL सिक्योरिटीज के चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट और फंड मैनेजर उज्जवल शाह। ये खास बातचीत, और ये अगर आप देखें आज कमाई का अड्डा का लाइनअप पूरा का पूरा आपके स्क्रीन पे। निफ्टी करीब 18,368। 2 क्रिटिकल फैक्टर्स याद रखिएगा जो इस क्लोजिंग के रहेंगे। एक तो निफ्टी IT, इसकी रिकवरी कैसे जाती है ऊपर, और दूसरी बात हर्षदा, जो अभी कुछ देर पहले आपकी डिजिटल व्यूअरशिप के आंकड़े आए थे फीफा वर्ल्ड कप के, उसके बाद रिलायंस में एक इंट्राडे पुलबैक आया था। जैसे ही वो नंबर्स आए, बहुत अगर आप देखें इंप्रेसिव फिगर्स थी, रिलायंस ने एक बार फिर से अपनी डी हाई की ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश करी। तो ये 2 चीज़ें सबसे क्रिटिकल रहेंगी रिलायंस, आई थिंक इस वक्त। रिलायंस याद रखिएगा डेली चार्ट्स पे इस वक्त एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ इसके बाद आपकी स्क्रीन पे है। चलिए अब ट्रेड लेना पिक करना शुरू करते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का किस स्टेट से अगर आप देखें अपनी पारी की शुरुआत करेंगे आप? वीरेंद्र जी, मैं ब्रिटानिया पे खरीदारी करने की का रिकमेंडेशन देता हूँ। और देखिए ये फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट, आई थिंक 2 दिन पहले भी हमने फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखा था, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही हमने थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखी। लेकिन आज के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लगता है कि अब आपको यहाँ से करीब 4600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो ब्रिटानिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 4482 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और
जो सबसे पहले टारगेट होंगे वो 45.75 के रहेंगे। तो 45.75 के लिए अभी खरीदारी करिए 44.82 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर आप ऑप्शन लेना चाहते हैं तो एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 4500 वाला, जो कि 70 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। वहां खरीदारी करिए 45 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 120 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो 4500 का कॉल लेने की पूरी यहाँ पर पोजीशनिंग आप बना लीजिएगा। ये एक तेजी वाला ट्रेड, या फिर 45-75 के लिए अगर आप सीधा फ्यूचर्स में ले रहे हैं पोजीशन तो वो भी आप ले सकते हैं। तो दोनों विकल्प है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के जरिए। काबा साहब, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। मुझे जो पसंद है इस वक्त वो है डाबर। डाबर पर तेजी नजर आती है, मुझे लगता है कि यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए, क्योंकि करेक्शन तक खत्म हुआ है लगता है इसे। 587 पर ट्रेड कर रहा है, टारगेट है करीब 595 टू 600 जोन, ये एक जोन वहां तक जा सकता है। स्टॉप होगा 580 का डाबर। डाबर अगर आप देखें तो आपके बाय ट्रेड है, तो यानी दोनों ट्रेड्स जो अब तक आए हैं, याद रखिएगा वो एफएमसीजी से बिलोंग करते हैं। निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे एक बार, यहाँ पर क्या किस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है एट 45886। याद रखिएगा, एक बार फिर से अपनी करियर की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है उसमें जाने की कोशिश करता हुआ। नीलेश, गुड आफ्टरनून, आपका कन्वेंशन कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू वीरेंद्र जी, अर्शिता जी, सभी को। देखिए, आज के सेशन में ऑटो इंडेक्स में काफी अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल रहा है, और इसी स्पेस में से टीवीएस मोटर यहाँ पे एक काफी अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद ट्रायंगल फॉर्मेशन से ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो करंट लेवल पे टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर 1070 से लेके 1090 तक का अपमूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इमीडिएट टारगेट 1070 के रखनी चाहिए, और निचले स्तरों पर देखें तो 1040 के आसपास का काफी इमीडिएट सपोर्ट निकल के आ रहा है। तो ठीक उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। तो मेरी ओर से टीवीएस मोटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। टीवीएस मोटर में एक तेजी वाला ट्रेड, इससे पहले ब्रिटानिया और डाबर की बात हुई थी जहां पर खरीदारी की सलाह है, और टीवीएस और बाकी ऑटो कंपनियों में एक बहुत तगड़ा रिवर्सल देखने को मिला है। फ्राइडे को बिकवाली हुई, आज सुबह में भी मोड, इनफैक्ट प्री मार्केट में तो मुनाफा वसूली का ही था, शॉर्ट का था, लेकिन वहां से पूरी तरह से यू टर्न लेके सभी काउंटर्स, चाहे वो आयशर हो, M&M हो, बजाज ऑटो हो, हीरो मोटोकॉर्प हो, टीवीएस मोटर हो, इनमें एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी है। तो मोमेंटम आया है। शरद, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे के लिए क्या होगा। हीरो मोटोकॉर्प हमें लगता है काफी बढ़िया बैठा है इन वैल्यूएशंस पे। स्टॉक कंपनी टू व्हीलर्स में एक डोमिनेंट पोजीशनिंग रखती है। पोस्ट मॉनसून जैसे जैसे सोइंग वगैरह होती है, और फेस्टिव सीजन और मैरिज सीजन भी हाइक पे है इस साल, पिछले साल से भी बेटर, तो उसका फायदा टू व्हीलर कंपनीज में हीरो मोटोकॉर्प को भी मिलना चाहिए। रॉ मटेरियल प्रेशर थोड़ा बहुत ईज आउट हो गया है पहले से, तो उसका भी फायदा मिलना चाहिए। प्लस जो इलेक्ट्रिक लॉन्च वो कर रहे हैं उसका भी फायदा आने वाले समय में उनको मिलना चाहिए। तो अगले साल की अर्निंग लगभग 150-60 रुपए के आसपास रहनी चाहिए। तो उस पर अगर 20 का मल्टीपल भी मिलता है तो हमारे हिसाब से 3000-3100 के लक्ष्य के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प काफी बढ़िया। ओके, हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो आज स्ट्रॉन्ग वाइल, और आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, हालांकि आज इस कार्यक्रम में शुगर जो है वो मिठास है, वो आगे भी बनी रहेगी, और अभी आज इनफैक्ट एक मैनेजमेंट से मुखातिब भी होंगे, लेकिन शरद, शुगर में ये जो अपस्विंग आया है, इस थ्रस्ट को आप कैसे पे कर रहे हैं, और आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं क्या शुगर की? अगर हाँ तो किस स्टॉक के जरिए? जनरली अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं प्ले कर रहे, लेकिन थोड़ा बहुत इनडायरेक्टली हमें प्राज इंडस्ट्रीज एक बढ़िया बेट लगती है स्पेस पे, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में बायोमास वगैरह का भी एडवांटेज, इनडायरेक्ट प्ले है शुगर पे और बेसिकली कोजन पे। तो हमें लगता है वो एक डिसेंट बेट है, जहां हम पीएमएस में भी ये स्टॉक होल्ड करते हैं, और हमें लगता है लॉन्ग टर्म काफी पॉजिटिव रहना चाहिए जिस तरीके की ट्रेजेक्ट्री है। डायरेक्ट शुगर स्टॉक्स में बलरामपुर वगैरह में मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ से 5 से 10% की अपसाइड और बचती है। और जो छोटे स्टॉक्स हैं जहाँ लीवरेज वगैरह का इशू है, वहां मुझे लगता है रन अप काफी स्टीप आ गया, और जनरली अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, तो शुगर काउंटर्स को अवॉइड करें, लेकिन जो एथेनॉल प्लांट लगाने में बिजनेस है प्राज इंडस्ट्री, उस पर एक खासा बेट लिया जा सकता है। इनफैक्ट हमारे साथ कुछ ही देर में श्री रेणुका के अतुल चतुर्वेदी जुड़ने वाले, उनसे डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। स्पेशली एथेनॉल डिमांड अगर आगे बढ़ने वाली है तो इनकी कैपेसिटीज उस लिहाज से कितनी और मजबूत होती हुई दिखाई देंगी एथेनॉल प्ले के लिए। एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अदानी पोर्ट, मानस, इस पर एक राय दीजिएगा आप प्लीज, क्योंकि ये एक तरफा तेजी अपनी और भी मजबूत कर रहा है, 3% ऊपर, और आपको ध्यान हो तो करीब 11 बजे के आसपास जब हम खिलाड़ी नंबर 1 की चर्चा कर रहे थे, वहां से इसमें मोमेंटम आया। अब 26 रुपए की बढ़त देखने को मिल रहे हैं। पिछले आधे घंटे में और थोड़ी सी पोजीशंस मजबूत हुई हैं,
कीपिंग इन माइंड द वॉल्यूम एक्शन ऑन द स्टॉक, 887 पर क्या एक बाय है ट्रेडर के लिए? देखिए, अगर आज मॉर्निंग में किसी ने पोजीशन बनाई है तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इंटरडे चार्ट पे जाएंगे तो 885 से लेकर 890 की रेंज में रेजिस्टेंस दिखता है। अगर 892 के ऊपर निकल जाएगा तब आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। तो एक्चुअली देखिए तो ₹5 का रिस्क है अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हैं तो आई थिंक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और देखिए, मैं इसलिए थोड़ा सा कॉशियस हूँ हाई लेवल पे, क्योंकि कल लास्ट सेशन में ही हमने ब्रेकडाउन देखा, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज एक ही दिन में ब्रेक हो गए, वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले थे। तो ऐसा हो सकता है कि हाई लेवल पे स्टॉक को सस्टेन करना मुश्किल हो। तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लें और फिर से खरीदारी करें अगर 892 के लेवल्स निकल जाए तब। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। एक बार फिर से अपने सारे एवरेजेस को रीगेन करने के बाद ये ट्रेड करता हुआ आते हैं कुछ यूटिलिटीज़ पे। अगर आप एक बार जरा प्लीज़ MGL IGL लेके आइए स्क्रीन पर, और MGL IGL की ट्रैजेक्टरी देखना चाहूँगा। मेरे स्क्रीन पे जो OI एडिशंस वाले स्टॉक्स थे उनकी कैटेगरी में ट्रैजेक्टरी में ये भी प्लेस थे। यहाँ पे MGL की कॉल्स डे हाई पे ट्रेड करें। लुक एट IGL MGL दोनों में अच्छा स्विंग है। इनफैक्ट ऑप्शन स्टेट्स दोनों की ही ज़्यादा अच्छे हैं, MGL के थोड़े शार्प हैं। एक बार नीलेश देखिएगा, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये आज ही हुआ है, इनफैक्ट ये पूरा का लास्ट वीक जो था वो भी अच्छा रहा था। MGL ऑन द वर्ज ऑफ वॉलेटिंग, आई मीन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी करीब करीब 4 से 5 महीने की हायर ट्रेजेक्टरी को जाके स्ट्राइक कर रहा है MGL एट 909। एक बार IGL लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पर, करीब करीब 441 पे ट्रेड करता हुआ। ये भी कुछ चार्ट वैसा ही है, मतलब ये थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, बट जब भी आएगा ये ब्रेकआउट नीलेश शानदार होगा शायद। आपकी राय से स्टॉक पे दोनों पे वैसे कौन सा पिक करेंगे आप? हाँ बिल्कुल वीरेन जी, देखिए MGL जो है वो ऑन द वर्ज ऑफ अ मेजर ब्रेकआउट जिसका आपने जिक्र किया, जो लगभग प्लेस है 920 के आसपास। उसके पार निकलने के बाद यहाँ पे एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और करंट लेवल पे हम प्रीएम करके चल रहे हैं कि ब्रेकआउट हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर 940 से 950 तक की अपसाइड बनती हुई नजर आएगी। इमीडिएट बेसिस पे एटलीस्ट 1 to 2% का फर्दर मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। दोनों में से IGL और MGL में से अगर दोनों में से कोई पिक करना हो तो MGL के साथ जाना चाहूंगा। निचले स्तरों पर 885 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड ऊपरी स्तरों पर 925 से लेके 930 के इमीडिएट टारगेट और उसके बाद 950 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अगर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करनी है तो 920 का कॉल ऑप्शन लगभग ₹17 के आसपास करंटली ट्रेड हो रहा है, इसे खरीद के चल सकते हैं। ₹12 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 25 और 30 तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकती है। तो महानगर गैस एक प्रिफर्ड प्ले साबित होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पर आपकी नजरें होनी चाहिए। मोमेंटम है और IGL में हम आज सुबह में हम आपको अपडेट दे ही रहे थे कि दिल्ली में इन्होंने CNG के दामों में कुछ इजाफा किया है, तो उसका एक फॉलो थ्रू आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 2.5% ऊपर इस समय ये AMC काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। HDFC AMC काफी दिनों बाद इस तरह का मूव, एक समय था जो ये एक स्वीटहार्ट हुआ करता था, स्टॉक में बड़ी तेजी आती थी, लेकिन आजकल तो इसको देखता भी नहीं है। लेकिन आज मोमेंटम आया करीब 2.5% ऊपर काफी दिनों बाद। ऑप्शंस में भी आप वीरू कुछ नोटिस कर रहे हैं या फिर ये बस थोड़ा बहुत प्राइस वाइज ही पहले आप थोड़ा सा फ्यूचर थोड़ा सा इसके ऑप्शन लिक्विड है ना, लेकिन मुझे वही लगा कि यहाँ पर ज्यादा कुछ एक्टिविटी एक्चुअली हो ही नहीं रही है आजकल स्पेस में। लेकिन शरद, मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ। अब HDFC AMC का हम साइज जानते हैं इन टर्म्स ऑफ AUM। अब टाटास अगर UTI AMC खरीद लेता है तो दोनों एंटिटीज का मिलकर HDFC AMC के करीब तो नहीं आएंगे, लेकिन फोर्थ बेस्ट मेरे ख्याल में AMC बनती हुई दिखाई देगी। क्या उसी का एक असर देखने को मिल रहा है कि अगर वो विलय होता है, UTI AMC को कैसे वैल्यू किया जाता है, वहां से कुछ टेक अवेज लेकर बाकी AMCs में भी कुछ एक्टिविटी बनती दिखाई देती, क्योंकि इस तरह का जब M&A की खबर आती है पीयर्स में भी तेजी आती है। क्या एक मौका है इन AMC बिजनेसेस को रिविजिट करने के लिए? देखिए, HDFC AMC में टिपिकली मुझे लगता है पिछले वीक में शायद वो बड़ी स्टेक सेल के बाद अभी एक्सपेक्टेशन है कि कोई और सेलिंग आएगी नहीं, तो थोड़ा बहुत तो उसका भी इफेक्ट हो सकता है। और अब चूंकि वो सेलिंग नहीं आएगी तो हो सकता है जो पीक मल्टीपल्स पहले मिलते थे 30 टाइम के आसपास, वापस से कंपनी उस ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करने लगे। बट अगर उस ट्रैजेक्टरी पे भी ट्रेड करते हैं तो FY24 के नंबर्स पे अगर 30 का भी मल्टीपल मिलता है, ₹80 की भी आप ऑप्टिमिस्टिक वे में EPS पकड़ लीजिए तो ₹2400 के आसपास लगभग फुली वैल्यूड हो जाता है। कंपेयर टू HDFC, UTI और आदित्य बिरला मेरे हिसाब से और निपॉन, ये तीनों AMCs काफी कंपैरेटिवली चीपर हैं।
और वो आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है कि अगर M&A में कुछ बेटर वैल्यूएशन पे यूटीआई एएमसी की डील होती है, क्योंकि साइज काफी बड़ा है यूटीआई एएमसी का, तो उसका फायदा और रब ऑफ इफेक्ट बाकी कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ से अगर आपको बेट लेना है तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी के कंपैरिजन में वैल्यूएशन कंफर्ट आपको ज्यादा निकॉन में या एपीएसएल एएमसी में या फिर यूटीआई एएमसी में ही है। यूटीआई एएमसी आज जिस तरह की रफ्तार इसने दिखाई है, गावा साहब, नेली 13% इंट्राडे मूव देखने को मिला है। अगर कोई लेना चाहता है तो कोई ऐसा लेवल जहां पर आपको थोड़ा सा कंफर्ट है, क्योंकि इफ एट ऑल ये डील होती है, आपको याद होगा अगस्त में भी ये रिपोर्ट्स आई थी और आज फिर से मनी कंट्रोल इकोनॉमिक टाइम्स में ये खबर छपी है कि शायद फाइनल राउंड ऑफ टॉक्स टाटास के साथ चल रहे हैं यूटीआई एएमसी के। क्या एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है करंट लेवल्स के आसपास? ब्रेकआउट तो मिला है हर्षिता 840 के आसपास, तो 840 के आसपास या 840 का स्टॉप लगाकर ले लें तो मेरे ख्याल से अपमूव मिल सकता है। और क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर आज एक अपमूव मिला है और एक ब्रेकआउट मिला है ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर, तो मुझे लगता है क्वाइट पॉसिबल 900 पार कर लेगा, लेकिन 840 के नीचे स्टॉप लगाना जरूर रहेगा यूटीआई एएमसी। तो अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो 840 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 13% भागा है उस M&A की खबर पर। लेकिन जो वीरू ने मेंशन किया था चीनी कंपनियां, उस पर एक बार फिर से नजर डालते हैं। चीनी स्टॉक्स में आज वाकई में काफी ज्यादा मिठास बढ़ती हुई दिखाई दी है। इनफैक्ट आज ही नहीं, पिछले हफ्ते से ये तेजी का सिलसिला अच्छा खासा देखने को मिला है। और ज़्यादातर काउंटर्स हमने देखे हैं जो एटलीस्ट छोटे टिकट साइज़ के हैं, 8, 10, 20% तक का इजाफा दिखा रहे हैं। अब इसके अंदर 2-3 चीज़ें हो रही है। सरकार ने पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए एथनॉल पर जो जीएसटी है वो घटा दी है, 18% से 5% पर ये लागू करने की बात कर रहे हैं। जहाँ तक मैं पढ़ रही थी, ये ऑलरेडी सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए 5% थी। मेरे ख्याल में अब ये निजी रिफाइनरीज के लिए भी 5% की जीएसटी आ रही है। साथ ही इस्मा ने कहा है कि इस साल शुगर उत्पादन में अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी। तो एक मार्केट चेक ले लेते हैं। श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। अतुल जी, आफ्टरनून। काफी कुछ हो रहा है इस पूरे स्पेस में। पहले तो एथनॉल ब्लेंडिंग के साथ शुरुआत करते हैं। ये जो 18 से 5% की ड्यूटी लगाई गई है, क्या ये मैं ठीक समझ रही हूँ कि अब निजी रिफाइनर्स के लिए भी ये जीएसटी का फायदा हाथ लगता हुआ दिखाई देगा, जो पहले से शायद सरकारी कंपनियों के लिए लागू था? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी ना, तो 2018 में आई थिंक जुलाई मंथ में ये 18 से 5% की जीएसटी ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो गई थी। पर ये प्रोबेबली जो निजी रिफाइनरीज हैं, लाइक हिसार की है या नयारा की है, ये इससे महरूम रह गई थी, जिसके चलते कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग में उत्साहित नहीं थी। तो इनको एनकरेज करने के लिए और कि इनके यहाँ भी ब्लेंडिंग बढ़े, प्रोबेबली ये गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको कर देना चाहिए, एंड विच इज़ व्हाट दे हैव डन। तो ये वेलकम साइन है। इससे मैं समझता हूँ ओवरऑल ब्लेंडिंग की इंक्रीमेंटल वो तो आएगा उसका इफेक्ट। तो ये एक वेलकम साइन है। थोड़ा सा शुगर एग्जैक्टली प्राइसेस पे आते हैं, प्राइस आउटलुक पे सर। ये फेस्टिवल सीजन, अतुल जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ बताएं। हाँ, अतुल जी पूछना मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा एथेनॉल से बाहर निकल के आके शुगर पे फोकस करें अगर, तो डिमांड कैसी रही फेस्टिवल वीक में? इस वक्त डिमांड की स्थिति क्या है? थोड़ा सा प्राइस आउटलुक जानना चाहूँगा सर आपका शुगर के लिए अगले 1-2 महीने के लिए। जहाँ तक डोमेस्टिक प्राइसेस का सवाल है, तो डोमेस्टिक प्राइसेस भी मैं समझता हूँ स्टेबली रहने वाले हैं और डिमांड भी स्ट्रांग है, क्योंकि शादी ब्याहों का टाइम है। तो शुगर की अवेलेबिलिटी भी ठीक है डोमेस्टिकली। जहाँ तक इंटरनेशनल सवाल है, इंटरनेशनल शुगर में रेडी गुड्स की थोड़ी रॉ शुगर की कमी है। और सेकेंडली हिंदुस्तान से भी फिजिकल मूवमेंट है ना जो शुगर का, वो थोड़ा अफेक्टेड रहा है। नवंबर मंथ में केवल 3-3.5 लाख टन ही गया, और अभी दिसंबर में भी मेरे को नहीं लगता 6 से 7 लाख टन से ज्यादा चीनी हिंदुस्तान से बाहर जाएगी, क्योंकि ये थोड़े बहुत प्राइस को लेके यहाँ पे इंटरनली थोड़े डिस्टर्बेंसेस रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में हिंदुस्तान से शुगर का एक्सपोर्ट काफी एग्रेसिव रह सकता है, फिजिकल एक्सपोर्ट। तो प्राइसेस जहाँ तक डोमेस्टिक है, वो तो इंडिया के डोमेस्टिक प्राइसेस तो इन्फ्लेशन प्रूफ है। मेरे को नहीं लगता कि ये इसमें कोई ज्यादा घटबढ़ होने वाली है। ये रेंज बाउंड ही रहेंगे।
डोमेस्टिक। अच्छा, ये कमिंग बैक टू ब्लेंडिंग सर, क्योंकि अब सरकार चाहती है कि जो इस समय 10% ब्लेंडिंग है 2025 तक 20% हो जाए, उसकी क्या तैयारियां ग्राउंड लेवल पर आप लोग भी कर रहे हैं कि आप अपनी कैपेसिटीज बढ़ा रहे हैं एथेनॉल को मैनेज करने की, रिफाइन करने की? अभी आपको आवाज सुनाई पड़ रही है? जी, लेकिन आप पीछे से बैकग्राउंड में नहीं, आपकी आवाज आ रही है। हाँ वो जो मैं इस समय अपनी जो रिफाइनरी का जो एक्सपेंशन हो रहा है जी एक प्लांट में, मैं वहीं पे इस समय खड़ा हुआ हूँ। तो हम लोग जो अपनी कैपेसिटी है 720 केएल की आज की तारीख में, इसको बढ़ा के 1250 केएल कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ अपनी लास्ट स्टेजेस है। अभी मतलब जनवरी मंथ तक का हम लोगों का ये कमीशन हो जाना चाहिए एक्सपेंडेड कैपेसिटी। तो क्या स्कोप है उसका आगे इस तरह के और इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, क्योंकि सरकार का तो काफी अग्रेसिव टारगेट है और कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं कि शायद ये 20% के ऊपर भी ब्लेंडिंग सरकार पुश करना चाहे। नहीं, अभी तो देखिए शुगर से गवर्नमेंट ने 5.5 बिलियन लीटर एक्सपेक्ट करती है 2025 तक। जहां तक हम लोगों का मानना है वो तो मैं समझता हूँ अगले साल तक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो जो गवर्नमेंट ने टारगेट ग्रेन को दिया हुआ था उसका कुछ अंश मैं समझता हूँ इनको शुगर की सेक्टर के लिए डाइवर्ट करना पड़ेगा। अगर जो 5.5 बिलियन लीटर उनने शुगर से एक्सपेक्ट करते हैं उसको बढ़ावा देने, तो आने वाले दिनों में एक्सपेंशन तो होंगे डेफिनेटली। और शुगर में समझता हूँ इकोसिस्टम शुगर में पूरा बाकायदा मौजूद है, तो इसको रैंप अप करना रिलेटिवली आसान है ग्रेन एथेनॉल के मुकाबले। ओके सर, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू अतुल जी, आपका इस समय जब रेवेन्यू मिक्स देखते हैं फिर एथेनॉल से कंट्रीब्यूशन कितना है और ये कितना बढ़ेगा इन द कमिंग इयर्स? देखिए आज की तारीख में हम लोगों के जो रेवेन्यू है वो दो स्ट्रीम है। एक तो ये स्ट्रीम है और दूसरा है पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी से। तो अगर पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी को अपने अलग कर दें तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो मिलिंग साइड है उसका ऑलमोस्ट 40 to 45% रेवेन्यू एथेनॉल से आने लगेगा आने वाले सालों में। ओके, 40 to 45% रेवेन्यू। या मिस्टर चतुर्वेदी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए एक बहुत बिजी दिन है क्योंकि आप इनफैक्ट इस समय फैक्ट्री का ही जायजा ले रहे हैं। शुक्रिया इन इनपुट्स के लिए। तो थैंक यू चीनी कंपनियों के लिए बेसिकली एथेनॉल प्ले काफी कारगर दिखाई देगा। और वीरू, मैं ये इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, तो अगर 2025 तक आपको 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है तो आपको तकरीबन 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। और उसी को दरअसल केटर करने के लिए कंपनियों को अब लार्जली अपनी कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। जी हाँ। और अगर आप देखें इस वक्त पूरा का पूरा शुगर स्पेस जो वाइब्रेंट, स्पेशली अगर आप देखें ये थर्सडे ऑनवर्ड्स जो है ना, उसी को अगर आप देखें फैक्टरिंग कर रहा है। मेरे ख्याल से थर्सडे की मॉर्निंग पहला ट्रेड जो था वो चंदन का शुगर स्पेस में बलरामपुर चीनी ही था। बलरामपुर चीनी, माफ़ कीजिएगा। खैर हमारे साथ एक मेहमान और जुड़ चुके हैं अब बात करने के लिए हमारे पैनल में। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इस वक्त विकास सालुके जुड़ चुके हैं। विकास, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। विकास, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे और आपका पहला कन्विक्शन आइडिया। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का व्यू मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। एक बाउंस बैक यहाँ पे पुल बैक रैली देखने मिल रही है, बट इंडेक्स में मुझे लगता है कि ऊपर में 18,400 और 18,470 यहाँ तक एक पुल बैक रैली आ सकती है। उसके बाद मुझे लगता है वापस मार्केट एक डायरेक्शन ले सकता है। अगर वीकली चार्ट भी देखूँ तो वहाँ पे मुझे क्लियरली इंडिकेशन दिख रहा है कि एक छोटा सा बाउंस बैक देखने मिल सकता है, बट उसके बाद वापस मार्केट का जो डायरेक्शन है टूवर्ड्स एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, वापस मुझे लगता है वीक हो सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स ट्रेड देखने मिल सकता है। अभी मैं 2 ट्रेड आपको रेकमेंड करूंगा। पहला रहेगा आईटी सेक्टर से। मुझे लगता है टीसीएस में जो इम्पोर्टेंट लेवल जो ब्रेक हो चुकी है आज के दिन में, तो मुझे लगता है ये जो प्रेशर है आगे भी बिल्ड होते देखने मिलेगा। तो 3080 के टारगेट टीसीएस में आते हुए देखने मिल सकते हैं। और 3270 के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, जो उसमें अगर निफ्टी टीसीएस फ्यूचर की लेवल्स ये मैं बोल रहा हूँ, जो इसमें 50 डीएमए की लेवल्स आ रहे हैं। और दूसरा रहेगा एचडीएफसी लाइफ। मुझे लगता है ये बाय साइड में रहेगा
582 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है वापस से 600 को टच करने की तैयारी में है और नीचे में 576 का एक स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। तो एक टीसीएस सेल कॉल रहेगा और एचडीएफसी लाइफ मेरा बाइक साइड रहेगा। टीसीएस में मंदी 3080 तक फिसल सकता है काउंटर। एचडीएफसी लाइफ में 600 के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी लाइफ ही नहीं, अगर आप देखिए एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर्स, इवन एलआईसी, इस स्पेस पर एक बार नजर डालते हैं, लेकर आइएगा ये 2-3 स्टॉक्स। इनफैक्ट एलआईसी आप देखिएगा इस महीने दिसंबर में कितने 14 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं और आज ये 15वां ट्रेडिंग सेशन है। तो इन 15 ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक में करीब 11 से 13% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। अब क्या हो रहा है नोबडी नोज, लेकिन स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला है। इन अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ जो बड़े आईपीओज आए और जिन्होंने डिसअपॉइंट किया उसमें एलआईसी भी था। अब इसकी इतनी ज्यादा आलोचना नहीं होती है जितनी बाकी न्यू लिस्टेड कंपनियों की होती है, लेकिन शरद, इस इंश्योरेंस स्पेस में आपकी क्या राय है एंड स्पेशली निवेशकों को क्या सलाह देंगे जो इनके पास आईपीओ के आसपास एलआईसी है? देखिए, अगर एलआईसी है तो मैं आईपीओ के पहले से बोल रहा हूँ कि बने रहिए, मुझे नहीं लगता ये इतना बुरा है। थोड़ा फ्लोट ज्यादा आता है, रिटेल पार्टिसिपेशन ज्यादा थी, थोड़ा पैनिक भी प्राइसेस में आ गए, थोड़ा रिजल्ट्स और नंबर्स भी लोगों को समझ नहीं आते इंश्योरेंस के आसानी से। बट जितना बड़ा बेस है, आप समझिए कि पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के बराबर लगभग इनकी एयूएम है। और एक इंश्योरेंस कंपनी में जब कॉर्पस इतनी बड़ी होती है और ग्रेजुअली लिस्टिंग के बाद जो एक ट्रांसपेरेंसी का इशू था, मेरे हिसाब से वो भी काफी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं काफी बुलिश हूँ। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है नहीं, मेरे हिसाब से 1200, 1250 या 1300 के आसपास इसकी फेयर वैल्यू बैठती है। बट 2-3 क्वार्टर में जैसे जैसे नंबर्स आते हैं और क्लैरिटी आती है, और जैसा कि कुछ न्यूज आर्टिकल्स में कहा जा रहा है, इनसाइडर जो लोग हैं उनकी तरफ से ये न्यूज आ रही है कि हो सकता है कुछ प्राइवेट लोगों को भी बोर्ड पे लाया जाए, उसके लिए ऑलरेडी प्रावधान वगैरह बनाए गए हैं। तो वो सब अगर चेंजेस आते हैं तो मेरे हिसाब से एलआईसी में री रेटिंग की बहुत बड़ी गुंजाइश है और वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट इस भाव पे बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए। इवन आप ऐड भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये आपको 1-2 साल में 1250-1300 रुपए तक के भाव दिखा देगा। जहां तक प्राइवेट सेक्टर स्पेस में है, मुझे लगता है हाँ, थोड़ा बहुत मार्केट शेयर गेन वहां बिल्कुल देखने को मिलना चाहिए। एलआईसी की डोमिनेंस ग्रेजुअली कम हो रही है और वहां मेरी टॉप बेट रहेगी एचडीएफसी लाइफ। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी प्लेयर है स्पेस में और ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए ये मर्जर के बाद, क्योंकि ग्रुप काफी अग्रेसिवली बैंकिंग को और बाकी सारे बिजनेसेस को देख रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी लाइफ और पब्लिक सेक्टर में ऑब्वियसली एलआईसी एकमात्र विकल्प है। तो दोनों ही स्टॉक्स मुझे लगता है लॉन्ग टर्म थोड़ा सा नजरिया रख के आपको होल्ड करना चाहिए। आपके स्क्रीन पर आप देखें तो यहाँ पे एचडीएफसी लाइफ डे हाई पे फ्लोट करता हुआ। मीनवाइल एक बार इंडिगो लेके आइएगा 2024, और आपको याद रखिएगा 16 तारीख को ही मेरे ख्याल से एटीएफ पर जो ड्यूटी थी उसको अगर आप देखें, विंडफॉल टैक्स जो था उसको अगर आप देखें रेशनलाइज किया गया था। मैं आज तक एयरपोर्ट पर खड़ा होकर यही सोच रहा था। आई मीन अभी भी ये थर्ड क्वार्टर कैसा रहेगा इनका, कैसा लगता है आपको? आई मीन आप भी फ्लाई करके आए हैं आज तक भी। इस बार हम हमेशा एक बार होटल्स के पर्सपेक्टिव से बात करते थे, लेकिन इस बार टिकट प्राइसेस आपने देखे आज तक? आई मीन दिल्ली मुंबई 8,000 to 9,000, जो अमूमन 4, 4,500, 5,000 मिल जाता था। वीरू, वैसे मेरा प्लान था अंडमान जाने का। हाँ। वो फ्लाइट इतनी महंगी थी। अंडमान की बहुत महंगी होती हाँ, है। और फिर मुझे लगा कि मैं लक्षद्वीप जाती हूँ। हाँ। वो भी बड़ी महंगी लगी। हाँ। तो हाफ प्राइस में मैं मालदीव्स हो आई। और आशीष और मैं यही चर्चा कर रहे थे कि अगर आप भारत में कहीं जा रहे हैं ना, तो आपको इतना महंगा मिलेगा। फ्लाइट टिकट महंगी होगी क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है, और ऑफ कोर्स आपका स्टे भी बड़ा महंगा होगा। स्टे भी बड़ा महंगा है और फ्लाइट्स तो पूछे मत जनाब। वाकई आई मीन ये दर्द मैंने नवंबर में झेला था, हर तक दिसंबर में झेल के आई। हाँ, और ये देखिए अभी कुछ ही देर पहले अपडेट आया है वो इंटरग्लोब का कि 21 अतिरिक्त उड़ानों का ऐलान इन्होंने किया है। ये विंटर शेड्यूल का हिसाब, इसमें कितनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, कितनी डोमेस्टिक है, लेकिन है तो शेड्यूल को तो मजबूत कर ही रही है। शेड्यूल को मजबूत किया उन्होंने यहाँ पे। शायद आपका टेक, आई मीन इंडिगो एट दिस प्राइस 2023, आपका आउटलुक। टेक्निकली बात मैं करूंगा इस पर, आई मीन टेक्निकली बहुत साउंड परिस्थिति में है ये और उसका प्राइस पोजीशन बहुत अच्छा बन रहा है, बट आपका टेक इंटरग्लो एविएशन पे इस वक्त? मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज अभी भी डिस्कम्फर्ट नहीं है इन प्राइसेस पे भी, और आगे चल के जैसे जैसे ये एटीएफ के प्राइसेस नीचे आते हैं तो उसका फायदा भी इनको मिलना चाहिए। और डिमांड के पर्सपेक्टिव से हम लोग जो भी फ्लाई कर रहे हैं तो हम लोग को आइडिया है ही है कि ऑब्वियसली डिमांड काफी रोबस्ट है।
और एक्चुअली कोविड के बाद से काफी बढ़िया रिकवरी अब देखने को मिल रही है, तो इसका फायदा इनको मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो टूरिज्म ट्रैवल है और ऑफिशियल ट्रैवल है वो भी काफी ज्यादा स्मूथ हो गया है, तो उसका भी फायदा इनको मिलना चाहिए। तो अगले साल की अर्निंग पे लगभग कितना 19-20 टाइम पे स्टॉक मिल रहा है, और हिस्टोरिकली मुझे लगता है जैसे जैसे ये नंबर्स ETF के प्राइसेस कम होते हैं इसका फायदा भी मिलना चाहिए, तो फॉरवर्ड अर्निंग्स में अपग्रेड होने की भी गुंजाइश है। तो मुझे लगता है 2500 तक के लक्ष्य स्टॉक में पॉसिबल है अगर आप डेढ़ साल के ऊपर का नजरिया लेके चलते हैं। तो एक और पॉजिटिव है जो मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद अभी तक प्ले आउट कर जाए, जो है करेंसी में स्ट्रेंथ आना, तो उससे इनके लीज वीज की जो एसेट्स हैं उसमें भी फर्क पड़ेगा लीज कॉस्ट में। बट अभी तक रुपी वैसे बिहेव कर नहीं रहा है, बाकी सारे ब्रॉडर फैक्टर्स तो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं, बट रुपी में अभी भी स्ट्रेंथ वैसी डॉलर के अगेंस्ट में दिखी नहीं। अगर वो भी दिखने लगती है तो वो एक एडेड फिलिप होगा इनके लिए। तो मुझे लगता है एक आइडियल कैंडिडेट है जहां अगले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीनों में आपको बहुत सारी री रेटिंग देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से 2500 तक के लक्ष्य बिल्कुल पॉसिबल है स्टॉक। अगर आप देखें इंटीग्रेशन, मानस आपकी राय, इनफैक्ट इस बार की जब अर्निंग्स आएंगी तो देखेंगे इसका लोड फैक्टर प्लस यील्ड ऑन इम्प्रूव लोड फैक्टर्स, वो काफ़ी महत्वपूर्ण पहलू होगा इस बार इंटीग्रेटेड एविएशन के नंबर्स को जज करने का। मतलब लोड फैक्टर बढ़ रहा है लेकिन यील्ड कितनी बढ़ रही है उस इम्प्रूव लोड फैक्टर पे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। मानस आपकी राय बहुत संक्षेप में रखिएगा। ये लगभग 15 दिसंबर 2021 से लेके अब तक की जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है ये उसको बाइसेक्ट कर रहा है, आपका व्यू मानस? देखिए 3-4 दिन में स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन उससे वीकली चार्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, और पॉइंट ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज पे ही स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक शार्प रिकवरी दिखाई है। आई थिंक यहाँ से आपको 2100 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। इंडिगो का एट द मनी कॉल ऑप्शन ले, 2020 वाला कॉल ऑप्शन 46 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 80 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन एक अपॉर्चुनिटी है, 2020 का कॉल लेकर चले जो इस समय करीब 40 पर है, 80 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। रुचित जैन हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। रुचित, आफ्टरनून। पहले तो अपना इस समय का ट्रेड दीजिए प्लीज। वेरी गुड आफ्टरनून। आई थिंक ऑटो स्पेस काफी स्वीट स्पॉट पर है, जहां पे रिसेंट करेक्शन के बाद एक अच्छे सपोर्ट्स के आसपास ज्यादातर ऑटो नेम्स ट्रेड कर रहे हैं। तो उनमें से मारुति मेरा करंट लेवल्स पे पिक रहेगा, क्योंकि स्टॉक में अगर देखेंगे तो उसका जो 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है प्लस चैनल का सपोर्ट है, दोनों ही कोइंसाइड हो रहे हैं आज के लोज के आसपास। तो करंट लेवल्स पे मारुति को खरीदारी करिए, 8470 के स्टॉप लॉस रखे, 8750 के आसपास के टारगेट्स के लिए। 8750 के लिए एक अपॉर्चुनिटी मारुति पर। देखिए आज टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और अब मारुति की बात हो रही है जहां पर एक फंडामेंटल व्यू आ रहा है। अच्छा, हम इंटरग्लोब एविएशन डिस्कस कर रहे थे, स्पाइस जेट भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 42 के आसपास आता हुआ ये काउंटर, नियरली 2% का मूव इधर भी देखने को मिला है जब हम एविएशन कंपनियां पर चर्चा कर रहे थे। अच्छा, डिफेंस रिलेटेड कंपनियां आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे क्योंकि फटाफट यहां पर तेजी बन रही है। गार्डन रीच शिपयार्ड 3% ऊपर है, 2% का मूव पिछले 10 मिनटों में आया है। गार्डन रीच का स्टॉक 498 के लेवल्स पर आ चुका, वो स्पाइक आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक, आप देखिएगा क्या हो रहा है मसगांव डॉक में, यहाँ पर भी 2% का मूव, वो इसी तरह का स्पाइक आता हुआ स्टॉक अब 0.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। कुल टर्म्स में तेजी यहां पर आ गई है। पारस डिफेंस अब 2% चढ़ चुका है। आपका जेन टेक्नोलॉजीज करीब 1.5% ऊपर है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी 1.5% तक की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अचानक हमने देखा है डिफेंस कंपनियों में फिर से तेजी दिखने लगी है। नीलेश, कोई ट्रेड जो आपके रेडार पर है? मसगांव डॉक, गार्डन रीच, तगड़ा वॉल्यूम एक्शन और स्टॉक्स में फिर मोमेंटम लौटता हुआ। देखिए, जितने भी स्टॉक आपने डिस्कस किए सबसे बेहतरीन चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का। लगातार छठे कंसेक्यूटिव सेशन हमने यहाँ पे एक फॉल देखा था, और आज के सेशन में जो रिवर्सल कैंडल है वो एक बुलिश एंगल्फिंग सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन होती है ठीक उसी के आसपास का सपोर्ट भी लिया है, तो यहाँ से एक फॉलो अप बाइंग हमें नेक्स्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आती हुई देखने को मिलनी चाहिए। 2700 तक के इमीडिएट टारगेट यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। अब 2600 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसके नीचे जब तक की क्लोजिंग नहीं मिलती है तब तक यहाँ पे लॉन्ग साइड में पोजीशन बना के चले। 2600 का स्टॉप लॉस होगा एंड 2700 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओके, HAL आपकी स्क्रीन पे करीब 26-24 पैकेट करता हूँ। एक बार फिर से मैं यहाँ पे डिस्कशन में रिलायंस को शामिल करना चाहूँगा। रिलायंस की जो कैंडल है वो ग्रीन हो चुकी है, दैट मीन्स अगर आप देखें स्टॉक अब अपने डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आकर ट्रेड करता हुआ, प्लस जैसे कि मैं कह रहा था, देखिए हमारे पुल बैक की थ्योरी में कैसे हम 18,400 की ट्रेजेक्टरी को पार करते हैं ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि रिलायंस क्या करता है। स्टिल डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे है, लेकिन मानस अगेन
आज का लो 100 बाइसेक्ट किया 50, बट स्टिल जो 11 रुपए ऊपर 2600 का कॉल है। डॉक्टर साहब प्लीज स्क्रीन पे काम कीजिएगा, 2600 की कॉल के स्टैट्स लेके आइएगा, वहां पे शॉर्ट कवरिंग है कि नहीं। बात करते करते स्टॉक खराब देखिए 2588 से करीब 2591। प्लीज एक रिलायंस चला जो अभी कुछ देर पहले हर्षदा ने मैंने डिस्कस किया, ये दो फैक्टर्स कौन से क्रिटिकल रहेंगे। रिलायंस प्लस निफ्टी आईटी कैसे अपने डैमेज को कंट्रोल करता है। निफ्टी आईटी पिछले 15 मिनट में करीब करीब समझ लीजिए 160 पॉइंट लोअर लेवल से पुल बैक हुआ है। अभी कुछ देर पहले इसका लो था करीब 28440, 2840 माफ कीजिएगा, ये 70 पॉइंट रिकवर हुआ है। आपकी राय मानस, डॉक्टर साहब कॉल रखिएगा रिलायंस की प्लीज, वो देखना चाहूंगा मैं, क्योंकि याद रखिएगा मैं इंडेक्स के लिहाज से बात कर रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे। इट्स स्टिल 32.7 लाइक का आउटस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पर। मानस आपका व्यू 2600 क्रॉस करने की पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? देखिए पॉजिटिव चीज अगर हम देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न डेली चार्ट पे बन रहा है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करना जरूरी है जो कि 2620 है। तो 2620 के ऊपर निकलेगा तब डेफिनेटली खरीदारी करेंगे, क्योंकि उस केस में आपको 2740 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है, मॉर्निंग में किसी ने लिया है, तो बिल्कुल बने रहिए 2560 के स्टॉप लॉस से। जी हाँ, तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जो 4 का चौका है उसमें जरा पोर्टफोलियो का आवंटन कर देते हैं, यहाँ पे कौन क्या देगा, किसके सोचने से क्या आएगा। मानस जी आज सस्ता ऑप्शन यहाँ पर आज रिकमेंड करेंगे, उनका व्यू क्या है मानस जी का ऑप्शंस पे बोलेंगे। प्रकाश गवा सर एफएनओ सुपरस्टार देंगे आज का, उसके बाद 4 के चमत्कार में नीलेश जैन आज अपना स्टेट देंगे, और उसके बाद मिड कैप फंडा में शरद अवस्थी का देखें, आज बताएंगे आपको मिड कैप में क्या अच्छा लग रहा है। निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 18400, थोड़ी तेजी बाजार में बढ़ी है और करीब करीब 18395। निफ्टी आईटी का डैमेज कंट्रोल हुआ है। अच्छा एक दो स्टॉक्स और लेके आइएगा जो अच्छा कर रहे हैं पिछले कुछ समय में। अभी एचडीएफसी एएमसी का जिक्र हर्षदा ने किया, आईजीएल एमजीएल को हमने कवर कर ही लिया है, इंडिगो को भी कवर किया। लेट्स ब्रिंग कैनफिन होम्स 3.5% ऊपर। आज कैनफिन होम्स ने एक बार फिर से नॉट एग्जैक्टली ए कैंडल रिवर्सल, लेकिन हाँ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पूरा किया है। नीलेश आपका व्यू कैनफिन होम्स पे? बड़ा डाउटफुल रहा है इसका अब तक का सफर, बट आज का पुलबैक बहुत स्ट्रांग है, आपका व्यू इस स्टॉक पे? हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए 520 के आसपास का सपोर्ट लिया है। अगर जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है सबसे पहले तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 520 का जरूर मेंटेन करें। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट बेसिस पे 560 से 565 तक का मूव एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। जो ट्रेंड है वो अभी भी साइडवेज है और ये ट्रेंड पॉजिटिव होगा अगर ये काउंटर 570 का ब्रेकआउट देता है तो फिलहाल के लिए 570 का ब्रेकआउट अवेटेड है। सिर्फ और सिर्फ पुल बैक ट्रेड होगा नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के लिए। 560 तक आप यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 520 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए कैनफिन होम्स हुआ। लगे हाथ एक बार पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि कॉस्की साहब ने जो कैनफिन होम्स छोड़ा है वो पीएनबी हाउसिंग में गए हैं और इसमें ज्यादा बड़े मूव्स देखने को मिले, 8% ऊपर, और पिछले आधे घंटे में स्टॉक में ज्यादा मोमेंटम बनता दिखाई दिया है। वॉल्यूम एक्शन भी डिसेंट है यहाँ पर, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग रहे है ना, बहुत कुछ पक रहा है ऐसे लग रहा है। पक रहा है ये चार्ट, इनफैक्ट वो जो शब्द का इस्तेमाल किया ना आपने, पक रहा है, ये एग्जैक्टली उसी को रिफ्लेक्ट करता है। आई मीन 4 दिन के वॉल्यूम्स, और हर्षदा मैं आपको एक बात बताऊं यहाँ पे कुछ बड़े, जैसे फॉर इंस्टेंस 50 और 100 डेमा का यहाँ पे एक पॉजिटिव क्रॉसओवर, मतलब ये हो रहा है लगभग आप समझ लीजिए नवंबर 2021 के बाद पहली बार, ऑलमोस्ट करीब 1 साल बाद। तो यस, आपका शब्द का चुनाव ठीक था। तो शरद बताएंगे क्या पक रहा है। शरद कोई जानकारी, कुछ ऐसी भनक? नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट जनरली हाउसिंग फाइनेंस पे व्यू काफी पॉजिटिव है और ज्यादातर एनबीएफसीज में या बैंक्स में हम सबका यही मानना है कि ग्रेजुअली जो एनपीए का प्रेशर था वो अगले 2-3 साल कोई नया प्रेशर निकल के आना नहीं चाहिए। और हाउसिंग फाइनेंस मोस्ट इंसुलेटेड स्पेस रहा है, रिटेल में ग्रोथ वगैरह काफी स्ट्रांग रही है। अब ये नए मैनेजमेंट इंडक्शन के बाद अगर ग्रोथ रेट की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रैपिड हो जाती है पीएनबी के लिए तो वो एक रीरेटिंग हो सकती है। प्राइस टू बुक पे लगभग शायद 0.8-0.9 पे ट्रेड कर रहा है, तो महंगा तो है नहीं। तो उसी हिसाब से अगर री रेटिंग थोड़ी बहुत इनके इंडक्शन के बाद होती है या जो नए प्लान ये डिस्कस करते हैं वो थोड़े अग्रेसिव होते हैं तो थोड़ी बहुत री रेटिंग बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा तो कुछ उन्होंने नया मेंशन नहीं किया है, लेकिन देखते हैं क्योंकि ये Q3 के जो नंबर्स आएंगे वो कॉस्की साहब के अंडर डिलीवर होते हुए दिखाई देंगे। उन्होंने जब टेक ओवर किया था तब Q2 के नंबर्स आए थे
प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने थे, लेकिन उसमें उनका कोई योगदान नहीं था। अब Q2 और Q3 ऑनवर्ड्स देखते हैं बिजनेस कैसे पैन आउट होता है, लेकिन हाँ बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। विकास, वेरी क्विकली इस पर एक व्यू दीजिए, फिर हम ऑफ कोर्स चार का चौका शुरू करेंगे। PNB हाउसिंग। जी हाँ, अगर चार्ट देखो तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिवली लग रहा है। जिस हिसाब से लास्ट वीक भी एक मोमेंटम आया था और उसके बाद 470 के ऊपर ये लास्ट वीक भी मेंटेन रहा, और आज जैसे ही वो स्टार्ट हुआ है वापस इसने 500 की रेंज ब्रेक की है। अगर रिट्रेसमेंट की बात करूँ तो ऊपर में 620 के लेवल्स आ सकते हैं, उसके पहले 545 का यहाँ पे एक टारगेट लेके जा सकते हैं। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करूँ तो 470 एक अच्छा खासा सपोर्ट बना चुका है काउंटर, और ये मैनेज करता है तो ऊपर में 545 और उसके बाद 620 जो रिट्रेसमेंट लेवल है वो आ सकते हैं। तो पहला टारगेट यहाँ पे 545 का टेक्निकली आते हुए देखने मिल सकता है। अच्छा, जरा दो तीन चीज़ें स्क्रीन पे रोटेट कीजिएगा इससे पहले कि हम चार्ट के चौके की शुरुआत करें। 18,400, 43,500 इंडेक्स दोनों क्या क्या अगर आप देखें इनके नज़दीक खड़ा है। जब 18,400 की हम दहलीज पार करने के कगार पे हैं, SBI अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को स्ट्राइक करता हुआ 20 डे में रीगेन कर जाए तो जनाब स्ट्रेंथ आ जाए। रिलायंस का जिक्र हमने किया, रिलायंस ऑन द वर्ज ऑफ ब्रीचिंग टू 600, 2600 की ट्रैजेक्टरी को काटने के कगार पे, यानी हर्षदा अगले आधे घंटे में बहुत कुछ होना है। ये 18,400 की ट्रैजेक्टरी प्लस रिलायंस प्लस SBI, और इनफैक्ट अगर आप देखें एक स्टॉक कुछ देर पहले मैंने और देखा था जिसमें एक मोमेंटम सा आ रहा था। एक बार डॉक्टर साहब अगर मैं शायद सही हूँ कि नहीं हूँ, एक्सिस बैंक, यस एक्सिस बैंक लेके आइएगा। आई थिंक अगर हमें उस फीलिंग से बचना है, लेफ्ट आउट फीलिंग से बचना है, तो आई थिंक हम इन 3 स्टॉक्स को फोकस कर सकते हैं। देखिए मैं राय नहीं दूंगा, राय इनफैक्ट पैनल देगा। मानस आपका व्यू क्या है? अब मैंने आपके सामने 3 विकल्प रखे। SBI द वर्ज ऑफ वॉलेटिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक्सिस बैंक अगेन अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को स्ट्राइक करता हुआ, प्लस रिलायंस। इन तीनों में से बेटर विकल्प क्या रखता है? और इनफैक्ट अगर मैं एक और जोड़ दूं तो वो है RBL, पैसा इसमें भी खूब बना है जी। तो इन चारों स्टॉक को अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक सबसे बेहतरीन चार्ट्स और जहां पर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा आता है वो एक्सिस बैंक है, क्योंकि करीब 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि स्टॉक चार्ट तैयार है एक ब्लैक पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए। तो फिर एक्सिस बैंक में खरीदारी करेंगे, और क्योंकि मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसलिए कॉल ऑप्शन ही खरीदेंगे, वो आई थिंक ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। तो 950 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 10 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर। और अगर यहाँ पर एक्सिस बैंक का ब्रेकआउट देखने को मिला तो इस ऑप्शन के प्राइस आपको कम से कम 20 रुपए के तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो एक्सिस में एक बढ़िया मूव 950 का कॉल लेकर चले तो ये करीब करीब 10 पर है, 20 तक के लेवल्स यानी कि पूरे डबल होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। वाकई में एक अच्छी तेजी, और 3 पॉइंट ही दूर हम 18,400 से इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वीरू ने जो लक्ष्मण रेखा खींची हुई है वो 18,453, वीरू कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना उस लेवल से? नहीं, मैं बताऊं जब वो क्रॉस होगा तो बाजार में बहुत चीजें अच्छी हो रही होगी। हाँ। SBI कॉन्फिडेंस रीगेन कर चुका होगा, एक्सिस बैंक ऑल टाइम हाई पे होगा, रिलायंस अपने 2600 के कॉल राइटर के ऊपर होगा। और एक चीज हटता, अभी तक निफ्टी IT में आप समझ लीजिएगा कि 1 दिसंबर से पूरा का पूरा दिसंबर की सीरीज अनवाइंडिंग के मोड में रही है। एक भी सिंगल डे यहाँ पे अब तक प्रॉमिस नहीं बना कि जनाब ये फॉल अरेस्ट हो गया है। ये एक दिक्कत का सबब है इस वक्त। एक भी ढंग की कैंडल अगर आप देखें, और सारे वॉलेट एवरेज हम निफ्टी IT पे पहले ही वॉलेट कर चुके हैं, एटलीस्ट यहाँ पे हमें क्वेश्चन चाहिए। क्योंकि आपने निफ्टी IT बोला, फटाफट एक प्री मार्केट चेक ले लेते हैं अमेरिकी फ्यूचर्स में क्या हो रहा है। तो डाउ 281 अंक टूटने के बाद इशारा कर रहा है कि 85 पॉइंट ऊपर खुलेगा आज सोमवार को जब कारोबार की शुरुआत होगी। आपको याद होगा नैस्डैक में करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली थी फ्राइडे के सत्र में, वहां पर लगभग 45 अंकों की बढ़त पर फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हल्का सा पुल बैक के आसार दिख रहे हैं, ये आप जहन में रखिएगा। और हम 18,400 को छूने के बाद 18,390 के आसपास ट्रेड करते हुए, ये आपके सामने अमेरिकी फ्यूचर्स का हाल। चलिए, एज प्रॉमिस चार का चौका, थोड़ा सा लेट हम चल रहे हैं इस मामले में, और पहला ट्रेड आएगा चार का चौका में सस्ता ऑप्शन का। मानस बताइए। देखिए, सस्ता ऑप्शन में चंबल फर्टिलाइजर के पुट ऑप्शन पे खरीदारी करने की राय रहेगी, क्योंकि चंबल के अगर आप पैटर्न देखिए तो लगातार 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। आज फाइनली 50 डे और 20 डे मूविंग एवरेज एक साथ ब्रेक हुए हैं, और वहां पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम ज्यादा है, जो कि निगेटिव है स्टॉक के लिए। इसलिए चंबल फर्टिलाइजर का 300 वाला पुट ऑप्शन लेंगे, 5 रुपए 25 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, 2 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 10 रुपए के टारगेट सेट करेंगे।
सस्ता ऑप्शन मेरा देखें चंबल फर्टिलाइजर का आपको पुट ऑप्शन लेना है। चंबल में आप यहाँ पे डाउन स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे करीब 5 रुपये 40 पैसे में पुट लेनी है 300 रुपये की। ओके, यानी लास्ट वीक जो बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था फर्टिलाइजर्स में, अगर आप देखें वो आपको कोलैप्स होने की एक आशंका जाहिर करते हुए माइनस 3.25% नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्रकाश गावस्कर, एफएनओ सुपरस्टार आपका आज का। बिल्कुल, स्टॉक जो मैंने चुना है वो मेटल स्पेस से, वो है वेदांत। फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हैं 314 रुपए पे, बस 2 रुपए का स्टॉप लगाना पड़ेगा, 312 का बस। वेदांत पे एक पॉसिबिलिटी के 318 का जोन देखेंगे कल तक, तो यस, वेदांत पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, वेदांत ये भी स्टॉक अपना अच्छा मूव देता हुआ आज डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है और स्विंग अच्छा है, यहाँ पर भी सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। नीलेश, आपका चार्ट का चमत्कार। जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वहां पे एक मल्टी या ब्रेकआउट आने के आसार नजर आ रहे हैं, वो है आईडीएफसी लिमिटेड में। आईडीएफसी लिमिटेड में अगर हम देखें तो रिसेंटली हाइज बने थे, लगभग 86.7 के हाइज बनाए थे और उसके पार निकलने के बाद यहाँ पे 2015 के हाइज जो थे 87, उसके पार काउंटर निकलता हुआ नजर आएगा। करंट लेवल पे एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी स्तर पर 88 से लेके 90 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी एंड करंट लेवल पे 85.6 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे खरीदारी करते हैं तो 84 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। आईडीएफसी में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की तरफ, तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स जो सामने आए हैं चार्ट के लिए, और ऑफ कोर्स फ्यूचर्स की पोजीशन के आधार पर, लेकिन फंडामेंटल्स के आधार पर मिड कैप में क्या पसंद आ रहा है। मिड कैप फंडा में शरद अवस्थी, आपकी बारी। हमारा मिड कैप फंडा है सिम्फनी लिमिटेड। एयर कूलर की इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। पिछले कुछ समय में डिमांड की और रॉ मटेरियल प्राइस प्रेशर दोनों ही चीज उनके ऊपर थोड़ा सा हावी हो रहे थे, बट आने वाले समय में ये दोनों प्रॉब्लम्स ग्रेजुअली सॉल्व आउट हो जानी चाहिए। पिछले दशक में कंपनी लगभग 15% की CAGR पे ग्रो की है, जहां पे इंडस्ट्री की ग्रोथ लगभग 10% रही है। आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्रियल कूलिंग जैसे जैसे ट्रैक्शन गेन करता है वैसे वैसे इनको काफी फायदा होना चाहिए। कंपनी ने 10,000 से ऊपर जनसंख्या वाले जितने भी छोटे शहर हैं वहां पे अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑलरेडी एक्सपैंड कर दी है, जिसका फायदा मिलना चाहिए। पिछले 7-8 सालों में डीलरशिप भी काफी एक्सपैंड की गई हैं, लगभग डबल के आसपास की गई है, तो उसका भी फायदा धीरे धीरे दिखना चाहिए। नंबर्स के हिसाब से हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है इनकी, चाहे यूएस में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ये तीनों जगह से इम्प्रूवमेंट इनकी इंटरनेशनल सब्सिडियरीज में आना चाहिए, तो उसका भी बॉटम लाइन में पॉजिटिव इफेक्ट आना चाहिए। सीजनैलिटी भी कम होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन एक्सपोजर की वजह से। तो ये सबको मिला के हमें लगता है कि अगले 2 साल में रेवेन्यू में 20-25% की CAGR और प्रॉफिटेबिलिटी में 40% के आसपास की CAGR रहनी चाहिए। तो FY24 के नंबर पे अगर 30-32 पे 40 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए, तो 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से सिम्फनी लिमिटेड है हमारा आज का मिड कैप फंड। ओके, तो सिम्फनी एक ट्रेड जिस पर आपकी नजरें हैं। मिड कैप फंडा फटाफट से मैं आपके लिए रिकैप कर देती हूँ जो ट्रेड्स हमारे जानकारों ने आइडेंटिफाई किए हैं। 4 का चौका में मानस ने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन के साथ। चंबल फर्टिलाइजर का पुट है ये, 300 का पुट, दिसंबर सीरीज वाला, बट ऑब्वियसली 6 पर आप ये लेंगे और 10 तक के टारगेट्स बनते हुए दिखाई देंगे। एक शॉर्ट साइड का ट्रेड है। गावा साहब ने वेदांत पिक किया है, एफएनओ का सुपरस्टार, 318 के टारगेट के लिए एक मौका यहाँ पर तेजी का इन्होंने पिक किया। नीलेश कह रहे हैं आईडीएफसी को पकड़िए, वहां पर 90 और आगे 92 तक के लेवल्स बनते दिखाई देंगे। 84 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और सिम्फनी है मिड कैप फंडा का वो ट्रेड जो अभी शरद ने आपको सुझाया है। तो ये सभी स्टॉक्स आप रेडार पर रखें। अच्छा, 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर मोमेंटम है। भारती एयरटेल स्क्रीन पर दिखाइएगा प्लीज, 2% ऊपर, आधे % से ज्यादा के गेंस पिछले 10-15 मिनटों में, और इसने अपने नाम जोड़ लिए हैं। इनफैक्ट भारती सुबह से ही टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल रहा है। रुचित, क्या ये ट्रेड अभी भी जम रहा है? आई थिंक यस, थोड़ा पोजिशनल व्यू देखे तो नवंबर सेकंड हाफ से ये स्टॉक में जो कंसोलिडेशन आया है वो मोर एक टाइम वाइज करेक्शन ही लग रहा है विद इन एन अपट्रेंड, और ये टाइम वाइज करेक्शन में स्टॉक में एक अच्छा सपोर्ट 820 के आसपास बना है। तो जब तक ये 820 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव, और यहाँ पे अप ट्रेंड का रिजम्पशन होता है तो फिर से नए हाइस की तरफ ये स्टॉक जा सकता है। तो सर्टेनली कोई पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग न्यू पोजीशंस भी लेनी है तो 820 के नीचे स्टॉप लॉस लग के पोजीशंस बनाई जा सकती है। चलिए, ये वही कॉल्स भारतीय रेल वाकई कराते सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिव है। अब मार्केट आउटलुक 2023 वर्ष 2023 के आउटलुक्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ अब रोज़ बरोज़ कमाई का अड्डा में और इनफैक्ट रोज़ विशेषज्ञ जुड़ेंगे। और इस क्रम में आज मिस्टर उज्ज्वल शाह, चीफ इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट एंड फर्म मैनेजर IIFL सिक्योरिटीज से जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए।
उज्ज्वल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और नमस्ते, थैंक यू। सर, ये 2023 को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आई मीन 2022 में कमोडिटीज में इतना बड़ा दबाव था, क्रूड 140 की ट्रेजेक्ट्री, रेट साइकिल रिवर्स हुई, सब्सटेंशियल रेट हाइक्स हुए, लेकिन 2023 में आप फिर भी आप देखें अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, इन्फ्लेशन कंसर्न्स थोड़े से कम हुए हैं। ओवरऑल 2023 को लेकर आपका आउटलुक क्या है? एक बड़ा चैलेंज है कि आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो काफ़ी हाई हैं, आपका जो एफडी का रेट है वो करीब 7.5-8% की ट्रेजेक्ट्री पे चला गया है, तो ऐसे में इक्विटीज को लेकर आपका आउटलुक? श्योर वीरेंद्र जी, तो इंटरेस्ट रेट को लेके जो गलत होना था वो ऑलरेडी हो चुका है वीरेंद्र जी। अब अगर देखें आप ग्लोबली भी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्ट्री थोड़ी मेलो डाउन होते हुए दिख रही है। यूएस के नंबर्स आप देख लीजिए और इवन इंडिया के नंबर्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वर्स्ट था इन्फ्लेशन का वो शायद जा चुका है। अभी बात यह है कि प्रोबेबली अगर यूएस रिसेशन की तरफ जा रहा है या इवन एक आध क्वार्टर में अगर वो रिसेशन रिपोर्ट करता है तो इन्फ्लेशन वहां का बहुत ज्यादा गिरेगा एंड प्रोबेबली वहां की रेट साइकिल जो इंक्रीज मोड पे दिख रही है वो रुक सकती है और कोई एट सम पॉइंट नेक्स्ट ईयर में शायद हम रेट रिवर्सल की बात भी करेंगे। ये सब को अगर हम गौर फरमाए ये सारी चीजों को तो इवेंचुअली इक्विटीज के लिए अच्छा साल होना चाहिए। फर्स्ट हाफ थोड़ा प्रेशर रहेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स इकोनॉमिक कंडीशन जो ग्लोबल मार्केट्स की है वो काफी वीक रहेगी और इसके चलते फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी ज्यादा दिखेगी हमें मार्केट्स में एंड सेकेंड हाफ से हम ज्यादा अच्छा ग्रोथ देख पाएंगे इन द मार्केट्स। तो ये साल 2022 में हमने देखा एक नई ऊंचाई मार्केट ने हासिल की थी, क्या ये सिलसिला गोइंग हायर देन आवर प्रीवियस हाइज वो जारी रहेगा और या फिर कंसोलिडेट करेगा मार्केट? आप इंडेक्स के लेवल्स पर ज्यादा ध्यान न दें, स्टॉक्स पिक करें, वही स्ट्रैटेजी आप अपने क्लाइंट्स को भी सुझा रहे हैं? राइट हर्षदा, तो एग्जैक्टली यही चीज है। मैं दो तीन चीज बताना चाहूंगा। एक तो है डिस्पाइट जो भी ग्लोबल मार्केट्स में हो रहा है, इंडिया एज एन इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। रादर ये साल हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी नेशन होने वाले हैं। इवन नेक्स्ट ईयर हम लोग टॉप 2 टॉप 3 में हो सकते हैं, कंसिडरिंग लार्जर मार्केट्स में शायद रिसेशन तक आ सकता है। कंसिडरिंग ग्रोथ जहां पे है वहीं पे पैसे का फ्लो भी आएगा। दैट इज जनरल सेंस जो इन्वेस्टर्स का होता है टू चेज ग्रोथ। उसके अलावा अगर आप देखें जैसे ही ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन थोड़ी नरम होती है, हम लोग देखते हैं एफआईएस का पैसा वापस आने लगता है इंडिया में। लास्ट 2 महीने से हम देख रहे हैं कितना ज्यादा पैसा एफआईएस ने वापस से निवेश किया है अपने मार्केट्स में और ये सिलसिला अगले साल भी कंटिन्यू रहेगा। इसका रीजन यही है कि एक है कि इंडिया इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है। सेकेंड, अगर आप देखें ग्लोबल मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्टेबल अपॉर्चुनिटीज कम रह गई है। रशिया बिकॉज वॉर में जाके उसने लोगों और दूसरे देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। चाइना की इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी वीक चल रही है कि अगले साल भी उनके प्रोजेक्शंस वो मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे उस पे सवाल है। दूसरे छोटे नेशंस में या तो करेंसी का इशू है जैसे कि टर्की है, या तो एग्री पे ज्यादा फोकस है जैसे कि ब्राजील है। सो अगर आप एक होलिस्टिक व्यू ले तो इंडिया जैसा एक इन्वेस्टेबल डेस्टिनेशन आपके पास कम रह जाता है, जो कि एक हाई ग्रोथ फेज में भी चल रहा है अगेंस्ट द ग्लोबल मार्केट्स एंड देयरफॉर नेक्स्ट ईयर भी वोलेटिलिटी रहेगी इंडियन मार्केट्स में, बट हम लोग नए हाई स्केल कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी हाँ। अच्छा, एक और चीज़ सर, आई मीन जब हम 2023 में एंटर कर रहे हैं, 2020 के मिड के बाद पोस्ट कोविड 2021 और इनफैक्ट इनिशियल मंथ्स ऑफ 2022 में हमने एक्सपोर्ट्स पे फोकस करने वाली कंपनियां या फिर इंडस्ट्री या फिर क्षेत्र या फिर सेक्टर्स पर ज़्यादा मूव देखा है। लेकिन आईटी, केमिकल्स इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था सर। अब सडनली ये दोनों ही स्पेस बैकफुट पे हैं। मैं केमिकल्स में काफ़ी अनवाइंडिंग देख रहा था, आईटी और केमिकल पे दोनों पे ही आपका संक्षेप में व्यू सर। श्योर वीरेंद्र, तो आईटी मुझे लग रहा है अगेन फर्स्ट हाफ थोड़ा पेनफुल रहेगा। आईटी के स्पेस में जो करेक्शन आया है, तो एक तो है आपके मल्टीपल्स जो बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुके थे,
वो अभी धीरे धीरे टूवर्ड्स यार हिस्टोरिकल एवरेज के पास आ रहे हैं। अभी शायद थोड़ा टाइम करेक्शन हो सकता है रादर देन प्राइस करेक्शन ये सारे काउंटर्स में, एंड एट सम पॉइंट इन नेक्स्ट ईयर वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट आईटी में वापस से निवेश करने का मौका हम सबको 2023 में जरूर मिलेगा। फॉर नेक्स्ट 2 से 3 साल के लिए हम ये स्पेस में रहना जरूरी भी है, बिकॉज हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि रिसेशन के बाद स्पेंडिंग टूवर्ड्स आईटी और ये जो ट्रेंड चला है ऑन डिजिटाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह वगैरह, सैस, ये सारी स्पेस अपकमिंग है, फ्यूचरिस्टिक है और इसमें अभी भी ज्यादा निवेश करना बाकी है फॉर द कंपनीज। और इसीलिए आईटी इंडस्ट्री थोड़ा पेन सहेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स में स्लो डाउन आएगा, बट अगेन नेक्स्ट ईयर 2023 सेकेंड हाफ से ये सेक्टर में हम लोग इम्प्रूवमेंट देख पाएंगे। केमिकल्स एज अ स्पेस बहुत अच्छा है, बट लोगों ने ज्यादा ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर दिया था ये सेक्टर को लेके। कमोडिटीज कंपनीज ट्रेड हो रही थी 50 के मल्टीपल पे, 60 के मल्टीपल पे, उससे भी ज्यादा। अब जब डिमांड, आपकी जो मेन डिमांड जनरेट जहां से हो रही है वो मार्केट ही स्लो डाउन हो चुकी है, जैसे कि यूएस, यूरोप है, तो ये सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ये मल्टीपल्स जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, और इसीलिए वजह से आप जो अनवाइंडिंग की बात कर रहे हैं वो दिख रही है। बट अगर आप 4 से 5 साल का व्यू ले, और अगेन स्टॉक स्पेसिफिक रहे ये इंडस्ट्री में, स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ जोन फिर भी अच्छा करेगा गोइंग फॉरवर्ड। जो प्योर कमोडिटी केमिकल्स हैं उनकी वोलेटिलिटी ऐसे ही रहेगी, और उनको इतने ज्यादा मल्टीपल्स अगर हम लोग आज भी दे रहे हैं तो उतने नहीं मिलने चाहिए, वो अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के पास जाने चाहिए। उज्ज्वल, ये बताइए, ये ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों की बात हुई, अगर इंटरनल्स देखें भारत की जो डोमेस्टिक अंडरलाइन डिमांड ग्रोथ है उसमें आप क्या इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि अब तक हमने देखा था टू व्हीलर डिमांड एकदम फ्लैट थी, वहां पर कोई पिकअप नहीं देखने को मिला है। इवन एफएमसीजी कंपनियां अभी भी कह रही है कि अर्बन मार्केट ठीक कर रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्थिति अभी भी पिकअप नहीं कर रही है। क्या उस पिकअप की आप उम्मीद कर रहे हैं, और क्या ये एक सेक्टर हो सकता है जो डिलीवर करके देगा इन 2023? यस हर्षदा, मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि 2023 में हम लोग देखेंगे रूरल मार्केट पिकअप होना शुरू होगा। कोविड के टाइम से ये रूरल इकोनॉमी जो हर्ट हुई है वो वापस आ नहीं पाई है फॉर दिस लॉन्ग पीरियड, बट उनके फेवर में जो रहा है वो रहा है 3 साल का अच्छा मानसून, और अब चल के उनकी फार्म इनकम लेवल्स भी जो इम्प्रूव हुए हैं, और कंसिडरिंग 2024 में अपने सेंट्रल इलेक्शंस भी हैं, हम लोग देखेंगे ज्यादा से ज्यादा रूरल मार्केट्स पे फोकस गवर्नमेंट भी करेगी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा स्पेंड एंड टू ब्रिंग दैट मार्केट अप, रिवाइव करने के लिए। सो अगले साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से भी ये मार्केट्स की तरफ ध्यान देने के लिए, और वहां पे ज्यादा स्पेंडिंग होगी। अगर आप देखें, मेरे हिसाब से जो आपने 2 सेक्टर्स कहे एफएमसीजी, उसका प्रॉब्लम डुअल था, एक था वॉल्यूम्स भी कम थे, और सेकेंड साइड पे कमोडिटी इन्फ्लेशन का भी उनको मार पड़ी थी। नाउ दैट कमोडिटी इन्फ्लेशन थोड़ा मॉडरेट हो चुका है और डिमांड रिवाइव होगी नेक्स्ट ईयर, एफएमसीजी कंपनियां थोड़ा अच्छा करेंगी। टू व्हीलर्स भी लास्ट 3-4 साल से हैज बीन फेसिंग, 3 साल से एक ब्रंट फेस कर रहे हैं। अगेन रिवाइवल हम लोग 2023 में देख पाएंगे। मुझे और एक सेक्टर लग रहा है एमएफआई, जो कि अगेन फोकस रूरल मार्केट्स पे था। एमएफआई सेक्टर भी अच्छा करना चाहिए आगे चल के। तो ऑफ कोर्स ग्रामीण इलाकों में टू व्हीलर स्पेस में पिकअप, एमएफआई सेक्टर में एक पिकअप की उम्मीद क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। फाइनली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर इस समय कोई पैसा एलोकेट करना चाह रहा है अगले साल के लिए, कितना आप इक्विटी में पार्क करेंगे और कितना फिक्स्ड इनकम में? अर्षिता, कंसिडरिंग मार्केट्स का बहुत अच्छा रनअप रहा है लास्ट 2 महीने में, मुझे लग रहा है आई वुड बी 60-40, 60% इन इक्विटीज, और मैं सिप करूंगा इन द मार्केट्स फॉर माय रेस्ट 40%। सो मैं अभी फिलहाल डेट में रख के
एज एंड व्हेन दी अपॉर्चुनिटीज आती जाएंगी स्टॉक स्पेसिफिक, मैं धीरे धीरे करके निवेश करूंगा, कंसिडरिंग अपना भी सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो होने की अपेक्षा है, कंसिडरिंग अपना ही ये साल का जो जीडीपी एक्सपेक्टेशंस है दैट इटसेल्फ इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सेकेंड हाफ बीइंग वीक। मुझे लग रहा है 3Q 4Q के नंबर्स विल आल्सो बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स दैट, और हमें नेक्स्ट 3-4 महीने में अपॉर्चुनिटी देगा ये मार्केट वापस एक अच्छी एंट्री लेने के लिए, एंड दैट इज अ पॉइंट इन टाइम जहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा एलोकेट करने को देखूंगा इन द मार्केट। जी फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आई थिंक हर पहलू पे बात की, अपने विचार रखे यहाँ पर उज्जवल जी, और आपको एडवांस में अभी एक काम करते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं, फिर 2023 में मेरे ख्याल से बेहतर आउटलुक के साथ एक बार फिर से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर और नववर्ष की शुभकामनाएं। ये दिन के बाद चलते हैं जी, थैंक यू सर। ये दिन के बाद चलते हैं डीलिंग रूम में क्या चल रहा है जानने। उससे पहले एक बार मार्केट का जायजा ले लेते हैं वीरू, क्योंकि 18,409 के आसपास इस समय इंडेक्स आ गया है, तो 410 हुआ, चलिए अब 140 अंकों का इजाफा, और 43,417 याद रखिएगा आज निफ्टी बैंक का डे हाई था, तो वहां से अब हम करीब करीब 11 पॉइंट 10 पॉइंट दूर है, तो वो अपनी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लियरली निफ्टी बैंक निकलता हुआ, निफ्टी तो डे हाई पर पहुंच ही गया है, बस अब देखना है कि वो 453 के पार निकलता है या नहीं। तो मोमेंटम क्लियरली जोर पकड़ रहा है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं सपोर्ट मिला है शायद अमेरिकी फ्यूचर से भी, अमेरिकी फ्यूचर से मिला है हर्षदा। और देखिए मैं फिर कहूँगा एक बार जब हम पुट राइटर्स का कन्विशन मिलता है ना, तब ट्रेड करने में मजा आता है हर्षदा। अभी भी ये ट्रबल जोन था, बट ये अच्छी बात है, याद रखेगा एक बार फिर से बैंक निफ्टी का जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो प्लेस्ड है 43450 पे, और एग्जैक्टली यहाँ से कुछ दूर, क्योंकि अब देखिए मार्केट ऊपर आया, तो मैं आपको फिर से 20 डे की प्लेसमेंट बताता हूँ। निफ्टी एट डे हाई, बट अगर आप निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो वही एग्जैक्टली आप देखें 18445 की ट्रैजेक्टरी में, 18445 की ट्रैजेक्टरी में है। थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करेंगे जब भी करेंगे। तो यदि क्या चलते हैं डीलर्स के अंदर फीलिंग क्या है इस वक्त, क्या चीज कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए इन जनरल मूड काफ़ी बेटर है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि काफ़ी लार्ज कैप्स में और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में डैमेज हुआ था, लेकिन आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। इनफैक्ट 2 स्टॉक्स वो आज खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले आयशा मोटर्स, स्टॉक में 3% का उछाल, और यहाँ हमने देखा है कि स्टॉक काफ़ी दबाव में था। ऑटो स्टॉक्स इन जनरल दबाव में थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है डीलिंग रूम्स को कि शायद यहाँ 1-2 दिनों के ट्रेडिंग मोमेंटम के लिए खरीदारी करनी चाहिए। 3430 से लेकर 3450 के लेवल्स तक। ओपन इंटरेस्ट में 3% का कट हुआ है, तो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग प्ले हो रही है आपको ज़्यादातर ऑटो शेयर में, खास करके आयशा मोटर्स पर, इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा स्टॉक है सीमेंस। ऑब्वियसली L&T और जो कैप गुड स्पेस है वो आपको बज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये स्टॉक में भी आपको लगभग 50 रुपए की आज अपटिक देखने को मिल रही है, लगभग 2% की तेजी। डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि यहाँ खरीदारी करके चले, और पोजिशनली शायद 3000 क्रॉस कर सकता है स्टॉक, और 3050 से लेकर 3100 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए इस पर्टिकुलर कैप गुड स्पेस में। तो जीमेंस एक स्टॉक जिसमें तेजी की पोजीशंस क्लियरली बन रही है, और दूसरा ऑफ कोर्स आयशा मोटर्स आया है रेडार पर। दोनों स्टॉक्स पर एक टेक चेक ले ही लेते हैं। जीमेंस देखिए करीब करीब 2% के गेन्स पर बैठा है। गावा साहब आपकी राय क्या रहेगी 2954 के लेवल्स पर? डीलिंग रूम में खूब चर्चा हो रही है स्टॉक की, वहां पर शायद पोजीशंस भी ली जा रही हैं, आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? सीमेंस पर मेरे चार्ट तो अच्छा लगता है मुझे, लेकिन मैं एक थोड़ा दिक्कत हो रही है चार्ट में मुझे निकलने में, तो आई थिंक आई हैव टू क्लियर आउट समथिंग। सीमेंस कोशिश करता हूं अगर खुल जाए चार्ट, तो नहीं खुल रहा है मेरे से, हम प्रॉब्लम विद द सॉफ्टवेयर, तो आई थिंक आई स्किप इट फॉर अ व्हाइल। चल कोई नहीं, मानस आप देखें प्लीज सीमेंस का चार्ट। देखिए एक बुलिश पैटर्न बना है, 50 डे मूविंग एवरेज पे सीमेंस ने सपोर्ट लिया है। अब आपको इंतजार करना है 2960 के लेवल्स को ब्रेक करने का। अगर ये 2960 के ऊपर निकला तो आपको कम से कम 3025 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे, तो थोड़ा और इंतजार कर लिए। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बिल्कुल बने रहिए, 2930 के स्टॉप लॉस से सीमेंस में बने रहने की राय रहेगी। ओके अच्छा, इंडेक्स पे सेकंड थॉट लेते हैं। एक थॉट मेरा गया, मैं अभी भी अगर आप देखें बायस्ड हूँ फॉर 20 डेमा और 10 डेमा की ट्रैजेक्टरी ऑन बोथ इंडेक्सेस, बट मानस आपका व्यू क्या है? अच्छा, एक एडवांटेज इस वक्त निफ्टी बैंक को मिल रहा है, और वो क्या है जिसकी हमने सुबह बात भी की थी कि बहुत दिनों बाद कोटेक आज सुबह अगर आप देखें कुछ अच्छे संकेत दे रहा है, और कोटेक का जो शुक्रवार का कोलैप्स था, शुक्रवार का वो कोलैप्स इसको उसके 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की प्लेस करके गया था, बट नाउ कोटेक 200 डे के ऊपर ट्रेड करता है। मानस आप प्रीएम्प्ट करना चाहेंगे, निफ्टी यहाँ बाय करना चाहेंगे? अभी एग्जैक्टली यहाँ से 20-30 पॉइंट दूर आपका
20 डे में पोजीशन है। आपकी राय दोनों इंडस्ट्रीज पे? तो देखिए, अब अगर निफ्टी की बात करें तो देखिए दो ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं थोड़ा अभी वेट करना चाहूंगा। पहली चीज 20 डे मूविंग एवरेज जो कि अभी भी रिगेन नहीं हुआ है। दूसरी चीज, मैंने लास्ट सेशन में भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात की थी। आज जब पुल बैक देखने को मिला है तो एग्जैक्टली नेक लाइन पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक लाइन था वहां पर ट्रेड कर रहा है। और ये हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो एक पुल बैक देखने को मिलता है, नेकलाइन तक जाता है और फिर क्रैक हो जाता है। इसलिए कॉशियस रहिए, जब 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होंगे तभी खरीदारी करेंगे। तो 18,000 जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 18,484 है। तो 18,500 के ऊपर ही निफ्टी में खरीदारी करेंगे। और बैंक निफ्टी में डेफिनेटली यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुए हैं तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी अब 43,725 के ऊपर करेंगे। जी याद रखिएगा, मॉर्निंग व्यू के मुताबिक अगर आपने 43 के क्लोजर में लिया है, मतलब उसके पास लिया है, तो आप लॉन्ग रखिए, बट फ्रेश बाय अब एक बार फिर से अगर आप देखें। अच्छा डायरेक्टर साहब, एक काम कीजिएगा, वो 6 कॉल्स रेडी रखिएगा, निफ्टी की भी, निफ्टी बैंक की, उसको देखना चाहेंगे। लेकिन जैसे कि हर्षिता कुछ देर पहले कह रहे थे कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स आपकी स्क्रीन पे एक सब्सटेंशियल, अगर आप देखें यहाँ पर तेजी लेकर ट्रेड कर रहे हैं, इट्स अबाउट 118 पॉइंट्स, 118 अंकों पर। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे कि मेरे ख्याल से शुक्रवार को ऑप्शन एक्सपायरी थी ना यूएस मार्केट में, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, याद रखिएगा। यूएस मार्केट ने क्लोज दिया था एग्जैक्टली अगर आप देखें अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, 100 डे की ट्रैजेक्टरी की तरफ नहीं गया, वहीं से पुल बैक लेके आया। तो आज का ये 119 अंकों का पुल बैक वाकई आप देखें मैटर करता है। डाउ फ्यूचर्स दिखा दिया हमने, थोड़ी यूएस मार्केट की बात भी हुई। मानस, पहला कन्वर्शन ट्रेड आप ही से लेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए, क्या कैरी करेंगे आप? देखिए, अगर कैरी करना होगा तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि वहां पर हाई टॉप्स हाई बॉटम्स बन रहे हैं। आज स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रीच किया है। आई थिंक जैसे मैंने ब्रिटानिया में पहले मेंशन किया कि वहां पर खरीदारी करने की राय रहेगी, और वैसे ही रिकमेंडेशन हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 2695 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 2775 के टारगेट सेट करिए। HUL अगर आप देखें बड़ी कमांडिंग पोजीशन में अगर आप देखें ट्रेड लेके जा रहे हैं, मानस कन्विक्शन है। हर्षिता ने कुछ देर पहले आपको अगर आप देखें ट्रेड पिक भी करवाया था, इट्स नाउ फ्लोटिंग ए डे हाई। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे? वेल, मेरा रिपीट है, जो मैंने क्विक सिग्नल दिया था सुबह अर्ली मॉर्निंग, वो था HDFC। अच्छा मूव मिला है आज, लेकिन मुझे लगता है अपमूव तो अब शुरू हुआ है HDFC में, अपमूव मिलना चाहिए। कल ट्रेड कर रहा है 2710 पर, ये कल 2740 2750 तक जा सकता है। स्टॉप होगा 2690 HDFC। ओके, HDFC में एक अपॉर्चुनिटी 1.5% ऊपर है। रुचित, आप क्या लेकर जाएंगे? मैं और एक ऑटो नेम इनफैक्ट ऐड करूंगा। जो स्टार्टिंग में मारुति की बात की तो हीरो मोटो को विद इन द टू व्हीलर स्पेस यहाँ पे भी कोई रिवर्सल के संकेत है, जहाँ पे एक शॉर्ट टर्म फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पे आ रहा है। तो हीरो मोटो को खरीदारी करके जाइए, 2750 के स्टॉप लॉस रख के 2810 के आसपास के टारगेट के लिए। तो हीरो मोटो कॉप में एक अपॉर्चुनिटी। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? बजाज ऑटो कंपैरेटिवली काफी करेक्ट हो रखा है, कोई रिकवरी ऐसा चाहिए नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट मार्केट्स में उनके थोड़े स्लो डाउन था। बट आगे चल के ये उम्मीद की जा सकती है कि डोमेस्टिक कमेंट्री यहाँ से भी काफी पॉजिटिव आएगी और वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, तो मुझे लगता है बजाज ऑटो एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। चलिए, तो कुल मिला के जनाब निफ्टी भी हो गया, निफ्टी बैंक भी हो गया, और सारे कॉल्स भी हो गए, डाउ फ्यूचर्स भी हो गया। जरा लाइए आप एक बार दिखाते हैं आपको। एलोन मस्क साहब ने जो है वो एक पोल करवाया था जनाब, शुड आई स्टेप डाउन एज अ हेड ऑफ ट्विटर और नॉट। 57.5 स्टिल इन फेवर, यस। मतलब कुल मिला के जनता कह रही है कि जनाब आप अपने कोर धंधे पे फोकस कीजिए, हैं, छोड़िए, टेस्ला पर फोकस कीजिए। हाँ। और 1,62,00,000 लोगों ने अभी तक वोट डाला है। 1 घंटा बाकी है वैसे। तो अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो इलॉन मस्क को फॉलो कीजिए, उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए, और उस पे जो जवाब आ रहे हैं ना वीरू, तो बहुत ही बढ़िया है। टॉम एंडरसन कह रहे हैं डिपेंड्स ऑन हु यू विल गेट टू रन इट। ओके, फिर कोई भारतीय, ये निश्चल, आई थिंक निश्चल शेट्टी अपने बिटकॉइन फेम, या फिर अपने बिटकॉइन फेम, या फिर CoinDCX फेम वाले, if heads have to step down based on popularity contest, then most heads would be out when the markets are bad.
ये एक्चुअली कमेंट्स पढ़ के ना मेरे को और दूसरा अग्रवाल interesting कहाँ लग से रहा है। लाएंगे आप हैं? हाँ दूसरा जी हाँ, दूसरा चलिए। कौन होगा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। खैर मेरे ख्याल से शायद वो अपना मन बना चुके हैं। वो क्या होता है ना, अपने मन के विचार का समर्थन लेने के लिए आप कभी कभी पोल कराते हैं। मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि ये फीलिंग उनकी है। चलिए, ये नहीं हुआ तो कम से कम आपको ब्लू टिक के पसंद देने पड़ेंगे। तो इतना ड्रामा क्यों किया यार वीरो, मुझे समझ नहीं आता। हर तो या तो पहले publicly- बोलते कि देखिए मैंने publicly- खरीद लिया है, हाँ। मैं प्रमोटर हूँ, आई विल अपॉइंट एक्स वाई एंड जेड और आप चलाइए। नहीं, पब्लिक के लिए आप क्या कहते हैं ना कि कोई डिसीजन लेने से पहले उसके लिए एक धरातल तैयार कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से वो वही कर रहे हैं। मेरे को लगता है वो निर्णय कर चुके हैं। वो जो आप सुबह आपने बिल्कुल सही एक एनालिसिस दिया था, जो प्राइस डैमेज टेस्ला में हुआ है, आई थिंक आप उसको बतौर एक कंपनी के अगर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपका सारा ध्यान 2 महीने कहाँ रहा? ट्विटर पे रहा है। अच्छा, और ये जो इन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को, जो टेक्नोलॉजी जर्नलिस्ट को ब्लॉक किया था प्लेटफॉर्म से, उसके बाद उनका जो ट्वीट आया था कि गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी बड़ा पॉलिसी चेंज होगा उस पर एक वोट होगा। अच्छा। और अगली बारी इस तरह की गलती मैं अकेले डिसीजन नहीं लूंगा तो वोट होगा। तो अब वोट में फिर ये सवाल मांग लिया। अब वो पहले ट्वीट आया और उसके बाद देन शुड आई स्टेप डाउन एज हेड ऑफ ट्विटर। हु नोज क्या करेंगे, देखते हैं। और नहीं, मेरा तो ये आप अबाइड करोगे क्या इस पोल पे? मतलब बताओ, कोई ऐसे कोई बॉम्बे में बैठी, मैं हर्षदा, उस पे वोट करूं, क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को? ट्विटर का हेड कौन है? नहीं, खैर अब देखिए, अब ये तो उनके विचार है ना। हाँ ना, आई कंप्लीटली एग्री। जनमत मांगा है उन्होंने इस पे। हाँ, जनमत मांगा है, बट कोई भी कुछ भी कर सकता ना। सोशल मीडिया का वही है, फ्री स्पीच में आप कुछ भी बोल दो उनको। चलिए देखते हैं, वक्त तय करेगा। लेकिन वो कुछ भी कर सकते हैं। जो सिंक लेके ट्विटर के दफ्तर में घुस सकता है वो कुछ भी कर सकता है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपकी स्क्रीन पर आप देखें स्टिल, अगर आप देखें निफ्टी फ्लोटिंग एट डे हाई और बैंक निफ्टी अगर आप देखें अच्छी एक ट्रेजेक्टरी को रिगेन करता हुआ। अच्छा, मैं 1-2 स्टॉक्स लेके आऊँगा जो देखिए आज सुबह भले ही ये बैंक निफ्टी कमजोर हो या फिर आपका कोटेक्स स्लिप कर रहा हो, 20 डेमा के नीचे हो, ICICI बैंक बिलो 50 डेमा, SBI बिलो 20 डेमा, बट HDFC बैंक वाकई काफी प्रॉमिसिंग था। देखिए HDFC बैंक में कहानी दूसरी है। एंड 1645 इसकी लोअर शैडो बॉइल्ड हो गई, बॉडी बिल्कुल फ्लैट है और ये एक अच्छा आई थिंक टेक ऑफ करने का इंडिकेशन है। मानस, आपकी राय 1645 पे HDFC बैंक पे? बिल्कुल, देखिए अभी तक तो ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि ये जब गिरावट देखने को मिली तभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला और अब तैयार है जो लास्ट सेशन था उसके हाईज के ऊपर सस्टेन होने के लिए। आई थिंक यहाँ पर एक रैली ड्यू है जिसमें शायद हमें 1675 1685 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल आप बने रहिए और 1634 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। ओके, तो HDFC बैंक में ये फिलहाल ट्रेड आप लेकर चले। 1-2 और ट्रेड्स, एक तो आप कोटक क्योंकि मेंशन कर रहे थे वीरू, इस ट्रेड को रिविजिट करते हैं। 1860 पर जाकर क्लोज दे रहा है। डे हाई से सिर्फ करीब 4-5 पॉइंट ही दूर है ये। 1864 डे हाई था। जाते जाते गावा साहब कोटक में पोजीशन लेंगे क्या? एक्चुअली मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, लेकिन अब तक अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल कल के लिए 100% अच्छा लगता है मुझे। मैं कहूंगा इनफैक्ट ले जाना चाहिए। रूल के हिसाब से मैं नहीं लेता, लेकिन यस ले जाना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 1845 का स्टॉप लगाइए। प्रॉफिट ऑन द अपसाइड 1880 एक पॉसिबिलिटी है। 1-2 और स्टॉक्स का डिस्क्लोजर देंगे जहां पर आज आपने प्रॉफिट बांध लिया? जी हाँ, प्रॉफिट बुक कर लिया मैंने अभी, लेकिन मेरे पास पोजीशंस नहीं है। लेकिन ये क्योंकि मैं इंट्राडे में ट्रेड कर रहा था इसलिए। नहीं, प्रकाश सर, आप हर्षदा का सवाल नहीं पूछे। और कौन किन स्टॉक्स में आज आपने प्रॉफिट बुक किया? आज आपकी कमाई जानना चाहते हैं हर्षदा? लेकिन यस, अच्छा लग रहा है मुझे। कोटक महिंद्रा बैंक बढ़िया है। साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे, मतलब गावा साहब ने अच्छा पैसा बना लिया। सर मैं शहर में हूँ, मैं पार्टी के लिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अरे 100%। मैं आपको पता नहीं हर्षदा, ये लोग ने पीछे हमसे बहुत धोखा किया है ना? पार्टी हुई आपको और मुझे नहीं बुलाया। नहीं। अच्छा, मैं तो थी नहीं गावा साहब, आपके साथ तो डेफिनेटली धोखा किया है। आज इसको पकड़ के प्रकाश सर, मैं नहीं था उस पार्टी में, आप यकीन मानिए। अब वीरू दिल्ली में थे, मैं दिल्ली में था, आपको बुलाया नहीं और मैं भी बाहर थी। इसके लिए प्रकाश सर आपको पकड़ना पड़ेगा वर्मा जी को, ठीक है? बिल्कुल, अभी हम सभी मिलेंगे, ऑल ऑफ अस। हाँ, इसके लिए आप पकड़िए वर्मा जी को, वही कल्प्रिट है।
ठीक है, Yes, उन्होंने yes, नहीं yes, बुलाया। बिल्कुल। हाँ, उनको पकड़ेगा जनता और पार्टी। इससे पहले कि मानस, रुचित और शरद कहे कि हमें धोखा दे दिया, आपको ओपन इनविटेशन है, प्लीज। Yes, yes. We will decide this week. When are you going? आप कब जा रहे हो वापस? मैं सैटरडे को जाऊंगा वापस। संडे, उसके पहले मिलते हैं। हाँ, We all पक्का, will meet. पक्का, पक्का। Harshada, even you are invited. डन सर, डन सर, डन। ये होता है बिना स्टैम्प पेपर के। अगर आप देखें अपना जो आपने वो ना Impromptu. दावत है ना, आपने मिलने तैयार करवा ली। चले 3:20 हो रहे हैं, तो फटाफट कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अदानी ग्रुप ने आज अच्छी खासी हरकत दिखाई है। आज इनफैक्ट जाते जाते तो कोल इंडिया में भी लोगों ने तेजी की पोजीशंस बना ली। टेक महिंद्रा जो नीचे था पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। इनफैक्ट टेक महिंद्रा के साथ साथ एक बार इन्फोसिस का हाल देख लिया जाए, क्या वहां पर रिकवरी आई है? नहीं, इन्फोसिस अभी भी 1% नीचे है। टीसीएस पर एक शॉर्ट कॉल था, वो 1% नीचे। टेक महिंद्रा वो सोलो प्लेयर है जहां पर हमने रिकवरी देखी। अच्छा, एक स्टॉक जो काफी दिनों बाद हरकत में था, अब मानस ये बताइए इसमें कोई ट्रेड बन रहा है नहीं बन रहा है? इंडिया मार्ट 4492, और मुझे याद है लास्ट टू लास्ट वीक भी इस पर मेरी नजर गई थी, थोड़ा सा एक्शन दिख रहा था। आज 3% ऊपर। इनफैक्ट कुछ देर पहले तक तो यहाँ पर ओआई एडिशन भी था, लेकिन शायद कुछ पोजीशंस अनवाइंड हुई है, लेकिन 3% ऊपर की इस तेजी को कैसे पढ़ेंगे? देखिए, मॉर्निंग से मेरा ध्यान इंडिया मार्ट पे है, क्योंकि स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था मॉर्निंग में। वॉल्यूम्स भी देखने को मिले थे, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था कि एक बार ये 4600 के ऊपर निकल जाए, तब कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उसके बाद शायद आपको 300 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। लेकिन वो पूरे दिन में भी इसने 4600 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, तो मैं अभी भी वेट करूंगा। आई थिंक कल अगर अपॉर्चुनिटी मिली और 4600 के ऊपर के प्राइस देखने को मिले, तब खरीदारी करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आज तक कम से कम 300 या 350 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे आप देखें ट्रेड करता हुआ ठीक ठाक ट्रेजेक्टरी में, नॉट एक्जैक्टली डे है, बट स्टिल अगर आप देखें अच्छी ट्रेजेक्टरी यहाँ पर है। HDFC AMC का जिक्र इस कार्यक्रम में हुआ था, तो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन आज एक स्टॉक की और कैंडल अच्छी बनी है, और जो इनफैक्ट मैं बताऊं पूरा सेक्टर में अगर आप देखें कुछ अच्छे थे स्टॉक्स। मारुति को लिखा है आपकी स्क्रीन पे, मारुति एट डे हाई 8613, डे हाई का ट्रेजेक्टरी याद रखिएगा। आज जैसे कुछ देर पहले हम कोटेक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे कि पुल बैक फ्रॉम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मारुति में एग्जैक्टली वही हुआ। बट अगर आप मारुति से ज़्यादा कंपेयर करें तो M&M ने अपनी एक जिसे कहते हैं ना कैंडल रिवर्सल, यानी पिछले सेशन के नीचे खुला, देन अगर आप देखें पिछले सेशन के हाई को बाइसेक्ट कर दिया इसने, वो प्रॉपर्टी यहाँ पर कोटेक ने पूरी करी है। नीलेश, आपकी राय आउट ऑफ दीज टू, मारुति या फिर M&M? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाय करिए, कैरी करिए कल के लिए, बट ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्या लग रहा है कल के लिए? रुचित, माफ कीजिएगा। आई थिंक मैं मारुति के साथ जाना चाहूंगा। की शुरुआत में भी मैंने मारुति का ही कॉल दिया। प्राइमरली M&M भी स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, लेकिन क्योंकि मारुति में पिछले कुछ दिनों में काफी शार्प करेक्शन आया। याद रखिए 1 नवंबर को स्टॉक ने 9635 का हाई बनाया था। 9635 से लेके बिना कोई सिग्निफिकेंट पुलबैक मूव के ये स्टॉक 8400 8450 तक आया है। सो जहां पे बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, वहां पे यूजुअली शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश बाइंग का कॉम्बिनेशन होता है, तो थोड़ा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई दे सकता है। सो आई थिंक पुलबैक मूव शार्प ज्यादा मारुति में रह सकता है, इसके लिए मारुति को ज्यादा प्रेफर करूंगा जस्ट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जी हाँ, मारुति ज़्यादा प्रॉमिसिंग है रुचित को लगता हुआ। आइए कुछ अब डेरिवेटिव स्टैट्स देखते हैं। इन 13 मतलब 3:22 हो चुके हैं, थोड़ा सा समय बाकी है। वो ब्रेथ जिसके साथ हम नेक्स्ट सेशन में जा रहे हैं, और याद रखिएगा कल मंगलवार अमूमन अगर आप देखें जिसे कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, वो शायद बाजार के लिए अच्छा होता है। लॉन्ग्स 104, यानी सुबह सुबह ये थे, इट वाज 72 थे, अब ये करीब 104, शॉर्ट कवरिंग करीब 53 पे, यानी अगर आप सुबह की तुलना में देखें तो बाजार की जो रूपरेखा है, स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो फिर भी तब्दील हुआ है, अच्छा हुआ है। पहले से अगर आप देखें थोड़ा सा एडवांस हुआ है। शॉर्ट कवरिंग इंडिया मार्ट, कैनफिन होम्स जिसका जिक्र मैं कर रहा था, अदानी पोर्ट्स, BHEL और आयशर मोटर्स में। ऑटो स्पेस में अगर आप देखें तो आज फ्रेश बैंक विजिबल थे। शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा। लॉन्ग बिल्डअप, इंटरग्लोब एविएशन, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आई थिंक ये उड्डयन क्षेत्र के लिए, एविएशन कंपनियों के लिए अच्छा माहौल है इस बार, ये क्वार्टर स्पेशली। IDFC वगैरह देखें लॉन्ग। GMR एयरपोर्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया इसने पिछले कुछ सेशंस में, आज खबर भी थी। HDFC AMC और M&M याद रखिए जिसकी चर्चा हो रही थी अभी, एक टिपिकल कैंडल रिवर्सल। शॉर्ट कहाँ थे? शॉर्ट आई थिंक वो IT ही होगा कुछ हद तक, नॉट एग्जैक्टली। GNFC अगर आप देखें, PNB, बलरामपुर चीनी, कोफोज मिड कैप IT में। इंडसइंड बैंक ने थोड़ा सा चौंकाया। आज वीक स्ट्रक्चर्स लाइक कोटेक आज पुल बैक दे रहे थे, लेकिन इंडसइंड बैंक बैकफुट पे था। चंबल, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एल्केम लैब, इन्फोसिस, दिग्गजों में याद रखिएगा इन्फोसिस में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। स्टॉक करीब 1.5% नीचे आज शॉर्ट बिल्डअप इस स्टॉक में हुआ है, बट हम याद रखिएगा एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं।
मैं इसलिए इसे अच्छी क्लोजिंग मान रहा हूँ हर्षदा, और इनफैक्ट हालांकि ट्रेड कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आज तारीख हो गई 19, ठीक है, ये है सेकेंड लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट। अगर बाजार ठीक हो गया, इन एवरेजेस को फिर रीगेन कर लिया, तो अमूमन अगर आप इन एवरेजेस को रीगेन कर लें तो ये जो आपका सेकेंड लास्ट और लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट है वो अच्छा हो जाता है। बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए और सैंटा क्लॉज को इनवाइट कीजिए, क्योंकि होपफुली जो अब तक रैली के संकेत नहीं दिख रहे थे वो लौट सकते हैं। अब सैंटा क्लॉज को क्वारंटाइन रहने की जरूरत भी नहीं है ना। एक्चुअली अलग तो ऐसे ही रहा था कि ये चाइना के क्वारंटाइन में वहां से गुजर रहे हैं, वहां पर फंस गए। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आरबीएल बैंक, क्योंकि वीरू आप जिक्र कर रहे थे, तो 2% ऊपर जाकर टिक रहा है, यहाँ पर लगभग 3% का हुआ है एडिशन। एक कैश मार्केट का भी ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जाते जाते। कैथलिक सीरियन बैंक देखिएगा, फट गया है, 7% के गेंस देखने को मिले। अचानक यहाँ पर खरीदारी बनी है दोपहर में, और तगड़े वॉल्यूम्स के साथ दरअसल सीएसबी में तेजी दिखी। गावा साहब, सीएसबी का चार्ट चेक देंगे फटाफट से, आखिरी 5-6 मिनटों में कोई ट्रेड? पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं? कैथलिक सीरियन बैंक सर, सीएसबी। पीएसबी सी फॉर कैथलिक, सी फॉर कैथलिक सर। सी ओके, सी कैथलिक में देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। नहीं, आई थिंक आई स्किप इट, सॉरी, सेकंड टाइम हुआ ये। मानस, सीएसबी का चार्ट देख पाएंगे आप? बिल्कुल देख पाएंगे। देखिए, सीएसबी ने अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन दिया है। फ्राइडे के सेशन में करेक्शन था, लेकिन आज हमें वी शेप रिकवरी देखने को मिली, और हर्डल जो कि 270 रुपए पे था उसको ब्रीच किया है। मेरा समझना है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट होंगे वो 289 के रहेंगे। 16-17 रुपए का आपको करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। आपके स्टॉप लॉसेस 267 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए सीएसबी बैंक पे। सीएसबी बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर, और याद रखिएगा सीएसबी बैंक इस क्लोजिंग के साथ ये इसकी वर्ष 2022 की वर्ष 2022 की हाईएस्ट क्लोजिंग है। तो 25 दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक आते आते अगर आप देखें, बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने इस साल की ऊंचाइयों पर आके ट्रेड करते हुए, और ये सीएसबी बैंक का अगर आप देखें उल्लेख हो रहा था। और इस कार्यक्रम में अदानी पोर्ट्स का जिक्र हुआ था। अदानी पोर्ट्स है, अदानी इंटरप्राइजेस, मेरे ख्याल से अदानी पोर्ट्स का जिक्र किया था आपने। अदानी पोर्ट्स, और ये याद रखिएगा बहुत अच्छी एक क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। अदानी पोर्ट्स की एक क्लोजिंग ये इशारा कर रही है कि ये अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एवरेजेस के नीचे सस्टेन होने को तैयार नहीं। जनाब, शुक्रवार की क्लोजिंग आई थी 50 डेमा के नीचे, बट आज उस एवरेज के नीचे पारी की शुरुआत करी, उसको रिगेन किया, 10 को रिगेन किया, 20 डेमा को रिगेन किया, एंड हेडिंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग क्लोज। अदानी पोर्ट्स आपकी स्क्रीन पे। और अच्छे अगर आप देखें कॉल्स में, याद रखिएगा कल इंडेक्स को एक वेटेज मतलब जो अच्छा मिल सकता है, आई मीन जिस स्टॉक का, वो है HDFC। इट्स 2712। याद रखिएगा HDFC अपने 11 नवंबर से लेके अब तक की जो पूरी की पूरी प्राइस ट्रैजेक्टरी है उसके हाईएस्ट रेंज पे जाके आई थिंक 1-2 थर्ड टाइम जाके स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। तो HDFC बैंक की प्लेसमेंट काफी अच्छी है। डायरेक्टर साहब, आखिरी में एक बस रिलायंस का जिक्र और कर दीजिएगा, क्योंकि एक्सिस बैंक वैसे अगर आप देखें आज अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज होगा। HDFC बैंक एंड रिलायंस देख लीजिए रिश्ता, एग्जैक्टली 2600 के कॉल राइटर के जोन को, जो कि करीब एक सब्सटेंशियल कॉल राइटर्स का जोन है, उसको स्ट्राइक करता हुआ। तो हमारे पास कल के लिए असला बारूद काफी है अगर हम 20 डेबा के ऊपर खोलते हैं तो। और एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। जिस दिन को आप सुबह में क्यूज को देखकर थोड़ा सा राइट ऑफ कर सकते थे, उसने पूरी तरह से स्क्रीन पर ही मूव दिखाया है। और 160 पॉइंट ऊपर निफ्टी 18,428 पर आता हुआ, और निफ्टी बैंक भी डे हाई पर ही क्लोज हो रहा है। और खास बात यह है कि आज सिर्फ इन दिग्गजों ने रिवर्सल नहीं दिखाया, मिड कैप इंडेक्स भी जाते जाते आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। यहाँ पर लगभग 180-85 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। तो ये एक इंक्लूसिव रैली साबित होती हुई दिखाई दी है। चलिए आपको दिखा देते हैं क्लोजिंग किस प्रकार की होती दिख रही है। 18,430 के लेवल्स पर निफ्टी जाकर टिक रहा है, 160 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक जिसका हम जिक्र कर रहे थे 225 पॉइंट ऊपर है। आज आईटी चला नहीं, एक्सेंचर के गाइडेंस जो थोड़ी सी ट्रिम हुई है और जो कमेंट्री आई उसके बाद निफ्टी आईटी दबाव में रहा। यहाँ पर 127 अंकों की गिरावट, लेकिन ऑटो इंडेक्स देखिए, आप FMCG इंडेक्स देखिए, आप आपका दूसरे कुछ फाइनेंशियल निफ्टी देख रही है,
वहां पर सब में तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी में तो 632 अंकों की बढ़त, HUL, ITC, ब्रिटानिया, जाते जाते नेस्ले जैसे काउंटर्स में भी काफी तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी थी। आज फार्मा में भी थोड़ी सी रेजिलियंस थी, हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। मेटल्स भी सेकेंड हाफ में हमने देखा चाल इसकी सुधरती हुई। टाटा स्टील, वेदांत जैसे ट्रेड्स पर हमने देखा तेजी की पोजीशंस जानकारों ने सुझाई जरूर है। एक दो ट्रेड्स आपको दिखाते हैं जहां पर अच्छी बढ़त। CSB बैंक, जिसका हम जिक्र अभी कुछ ही देर पहले कर रहे थे, वहां पर 7 से 8% तक का इजाफा। जाते जाते शिपिंग कॉर्पोरेशन अभी मेरे रेडार पर आया, वहां पर तगड़ी तेजी, करीब 8% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। 9.5% ऊपर ये स्टॉक जाकर टिक रहा है। बहुत बड़ा मूव आया है क्लोजिंग की तरफ। अब कुछ इंडिविजुअल काउंटर्स में आप देखिएगा, UTI AMC, खबर थी कि यहाँ पर शायद टाटा ग्रुप के साथ चर्चा हो रही है, कंपनी ने खंडन किया है। कुछ देर पहले वो फ्लैश हुआ था, लेकिन UTI AMC में हमने देखा बहुत तगड़े गेंस, इंट्राडे में 13% तक का इजाफा, वो स्टॉक दिखाकर 10% ऊपर 850 के आसपास टिकता हुआ दिखाई देगा। आप ध्यान रखिएगा आज GMR एयरपोर्ट जैसे काउंटर्स पर जहां पर थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिला था, ये कुछ स्टॉक्स थे जो खबरों में थे और वहां पर भी हमने देखा है 3% तक के गेंस बनते दिखाई दी। चीनी कंपनियों में कोई सी भी बड़ी चीनी कंपनी दिखा दीजिए, या तो बलरामपुर देखिएगा, ये इनफैक्ट थोड़ी सी हल्की हुई है, 1% का कूल ऑफ देखने को मिला है। धामपुर 11% ऊपर। अवध शुगर, छोटे टिकट साइज स्टॉक्स में हमने देखा था अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दी। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, जहां पर कुल मिलाकर आप देखेंगे तो स्क्रीन जो है वो क्लियरली हरी ही है। कुछ मुनाफा वसूली आज हम देख रहे हैं TCS, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में, वहां पर विप्रो में है, ONGC पर, टाटा मोटर्स में जो डर था वही हुआ। ये निफ्टी सेंसेक्स का हिस्सा बना है और पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हो गई है। आज के स्टार परफॉर्मर्स में 4% ऊपर अदानी पोर्ट, M&M देखिए आपका, आयशा, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, सब में खरीदारी। FMCG स्पेस में ब्रिटानिया, ITC से जैसे काउंटर्स, नेस्ले जैसे काउंटर्स में तेजी बनती हुई दिखाई दी। HUL भी तेजी की तरफ ही रहा है। रिलायंस का एक अच्छा योगदान, 1.5% ऊपर जाकर टिकता हुआ ये काउंटर दिखाई दिया है। और कोटक जैसे निजी बैंक, एक्सिस बैंक जैसे निजी बैंकों में खरीदारी बनती हुई दिखाई दी। HDFC कोशिश कर रहा था पॉजिटिव टेरिटरी में आने की, 0.5% ऊपर ICICI बैंक जाकर बंद होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आज की चाल है। जो क्लोजिंग बेल हुई है वो 18,428 पर 159 अंकों की बढ़त पर दरअसल इंडेक्स ने जाकर आज विराम लिया है। निफ्टी बैंक के लिए चाल मजबूत, सेकेंड हाफ में एक अच्छी खासी रिकवरी, 228 पॉइंट ऊपर, और मिड कैप इंडेक्स भी करीब 159 पॉइंट की बढ़त पर, आई बेग योर पार्डन, 183 पॉइंट की बढ़त पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल आज की चाल। लेकिन सीधा सौदा में आज मुकाबला आशीष और साथी सुमित के बीच। तो रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? आशीष ने शिल्पा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लिया, 15% के गेंस उधर। शिल्पा मेडिकेयर 3.5% ऊपर। 3i इन्फोटेक और IRCTC, ये कुछ और काउंटर्स थे जो आशीष की टीम में शामिल हुए। सुमित ने HCC, दिलीप बिल्डकॉन जैसे ट्रेड्स, अशोक बिल्डकॉन जैसे ट्रेड्स चुने, और सिनेलाइन इंडिया भी था इनके टीम में, जहां पर 3% तक की कमाई होती हुई दिखाई दी। तो शानदार मूव बाजार का। और डिजिटल के आज आंकड़े अगर आप देखें गजब के हैं हर्षदा। हमें एक मैसेज आ गया, वीरेंद्र कुमार, आपने जो अपने पूरे दिन का 2 GB का डेटा है वो कंज्यूम कर लिया। ये कल हो गया होगा। नहीं आज, हाँ नहीं, कल की कोटे में था, आज की कोटे में। तो देखिए कितना डेटा कंज्यूम हो रहा है। तो उस डेटा के पीछे वास्तविकता थी दरअसल में भारतीय एयरटेल और साथ ही साथ रिलायंस की, इनफैक्ट स्पेशली रिलायंस की जो तेजी थी उसके पीछे कुछ वाजिब रीजन खड़े करना चाह रहा था। खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब फिर आपसे कल सुबह मतलब होगी मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के साथ। हर्षदा प्रस्तुत करेंगे, साथ ही साथ स्टॉक्स इन न्यूज़ और बाजारों का हाल कल सुबह मॉर्निंग कॉल में। नमस्कार।